अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीज़ा नावल में आपका वेलकम है। नावल नेम है तकाज़ाए मोहब्बत बाय माहम मुगल। एपिसोड 8। ये क्या है? थोड़ी देर पहले ही एर्तसाम घर वापस आया था और पिछले दिनों की बानिस्बत इसका मूड आज भी संजीदा था। तभी कमरे में दाखिल होते सनम ने बेड पर पड़ा इसके बैग के साथ लिफाफा उठाते पूछा, कुछ खास नहीं। वो आम लहजे में कहता, टाई की नॉट ढीली करता ड्रेसिंग पर अपनी चीज़ें रखने लगा। फिर भी वो इसरार करने लगी और लिफाफे को गौर से देखने लगी। टिकट्स है, इतना कहते वो फ्रेश होने चला गया। टिकट्स का सुनते वो हैरान हुई और कुछ सोच के मुस्कुराई भी, लेकिन अरतसाम तो आज इसको देख भी नहीं रहा था। इतनी सर्दी में शॉवर ले लिया आपने रात को, अगर सर्दी लग गई तो। वो बात लेता सर टावल से पोंछता बाहर आया तो सनम उसको देखती, इसके पास आती, झिझक से फिक्र करती बोली, नहीं लगती। एक जिस्त में इसको कमर से थामते अपनी करीब कर गया कि वो बौखला गई। अरतसाम अचानक आफ्ताब पर वो अपनी धड़कनों का शुमार करने लगी। क्यों लेती हो मेरा नाम? वो जज्बात से छोड़ लहजे में बोला कि सनम हैरान हुई कि अभी तो वो इतना संजीदा था और अब अचानक शर्ट पहन ले, सर्दी लग जाएगी। इससे कतराती वो हल्का सा दूर होने लगी, जिस पर अरतसाम ने मुस्कुराते इसको हसार से आज़ाद किया और शर्ट पहनने लगा। खाना खाए? क्यों ऐसा घूरी जा रही हैं? खाने के दौरान मुसलसल अरतसाम की नज़रें खुद पर पाते वो नर्वस सी कहने लगी। जब अरतसाम की वालिद रगबत से खाना खाने में मसरूफ़ थे, इनका दोनों पर कोई ध्यान नहीं था। मैंने कुछ कहा? इसकी सरगोशी पर वो बा आवाज़ बोला कि इसके वालिद ने भी सर उठा के नासमझी से देखा। कुछ कहा बच्चे? उन्होंने सनम से पूछा तो वो गड़बड़ा के नफ़ी में सर हिला गई। खाने से फारिग होते वो जल्दी से किचन समेटते कमरे में आई, जहाँ अरतसाम में सी लिफाफे को साइड पर रखे मोबाइल पर कुछ काम कर रहा था। इसको अंदर आता देख मोबाइल साइड पर रखा और पास आने का इशारा किया। कह रहे, आज यूँ बन सवर की फिर रही हो? अरतसाम ने आज इसको नोट किया था कि कल की क्लास लगने के बाद आज सनम खुद ही इसके आने के इंतज़ार में तैयार बैठी थी। हल्के पीले रंग के सूट में बालों को कैचर में कैद किए वो निकरी सी लगी, कामों की उलझनों से दूर। पिछले कई दिनों से जब भी अरतसाम घर आता था तब सनम को किसी न किसी काम में मसरूफ़ होती और जब वो कमरे में आती तब तक वो थकन से सो चुका होता। लेकिन कल ऑफिस से आते ही अरतसाम बुरी तरह गुस्सा कर गया था कि वह एक पल को सहम गई। इसने गुस्से में कल इसको अच्छी सुनाई थी कि वही थका हारा ऑफिस से आता है और इस जनाब के काम ही ख़त्म नहीं नाम लेते। जब देखो कभी बर्तन, कभी कपड़े, कभी जाले वगैरह। इसी बात को महसूस करते आज सनम पहले ही से ही सारे काम ख़त्म करते फ्रेश सी इसके आने का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन वो आज भी सीरियस मूड में था, लेकिन बाद में खुद भी ठीक हो गया। बस ऐसे ही सनम को लगा जैसे वो कल की बात जता रहा था। तभी इसको कहने लगा, लेकिन इसके चेहरे पर शरीर मुस्कुराहट थी जबकि आंखों में प्यार। सनम देखो यार, मैं साफ साफ कहूँगा। अचानक वो संजीदा हो गया और सनम को सामने बिठाते इसका हाथ थामे कहने लगा, जी। वह जी जान से मतवज्जा हुई। यार, मैं एक रोमांटिक सा बंदा हूँ। मैं जब भी घर आऊँ तो मेरी यही ख्वाहिश होती है कि मेरी बीवी मेरे लिए तैयार सी बैठी मेरा इंतज़ार कर रही हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मेकअप ही सजा ले, लेकिन थोड़ा बन सवर करें। मैं जानता हूँ घर के काम भी होते हैं, जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि बस मेरा ही इंतज़ार करती रहो, घर के किसी काम में ध्यान न दो। मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं जब भी घर आऊँ तो अपनी बीवी का फ्रेश मूड देखते खुद ही फ्रेश हो जाऊँ, ताकि इसको थकन में देखते खुद भी मज़ीद थकन का शिकार हो जाऊं। मैंने घर में मुलाजमत भी इसीलिए रखवाई थी कि तुम आसानी से काम कर सको। इसका हाथ थामे वो नरमी से और मोहब्बत से अपने कल के गुस्से होने की वजह बताने लगा। मुझे अच्छा लगता है आपके काम करना। वो सर झुकाते आहिस्ता आवाज़ में बोली, मैं जानता हूँ कि तुम्हें अच्छा लगता है मेरे काम करना, हमारे घर के काम करना, लेकिन मेरी जान, मैं ये भी कह चाहता हूँ कि तुम अपनी सेहत का भी ख्याल रखो। अपने लिए, मेरे लिए खाना तुम मेरे आने से पहले ही बना लेती हो, लेकिन इसके बाद जो तुम आराम करने के बजाय 10 और काम ढूंढ लेती हो, इसमें मेरा वक्त गुजर जाता है। मेरे हिस्से में तुम आती ही नहीं हो, सिवाय तुम्हारी नींद के। वह अब खुल के उससे शिकवा करने लगा, जिसका एहसास कल से सनम को भी हुआ था कि वो फ्री होते अपने से कुछ मज़ीद काम तलाश कर लेती थी, जैसे सोफ़े के कवर वॉश करना, फिर बेड शीट को धोना। और इस सब में अरतसाम के आने के वक्त को वो थक ही जाती थी। घर में लोग ही कौन हैं? मैं और तुम बाबा बस। तो खुद को इतना थकाया ना करो, जो काम तुम्हारे हिस्से का हो बस वो किया करो। ज़्यादा टेंशन ना सवार किया करो। मुझे बहुत से बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा जब मैं घर आऊँगा और तुम मुझे
मेरा इंतज़ार करती मिलोगी। घर दाखिल होते तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखते मैं अपनी सारी थकन भूल जाऊंगा। फिर तुम्हें मैं अपनी बाहों में भर के ऐसे सुकून हासिल करूंगा। हल्की सी मुस्कुराहट लिए वो नरमी से इसका हाथ थाम के समझा रहा था। वह सर झुकाए मुस्कुराहट से सुन रही थी जब अचानक इसके हाथों को अपनी सिमत खींचता बाहों में भर गया। अर्थसाम अर्थसाम की जान, दीबा को यहाँ आने का मौका ही ना दिया करो। अपने शौहर पर नजरें रखो वरना वो साथ वाली फुल पटाने के चक्करों में होती है। इसके रुखसार पर लब रखते इसने शरारत से मसनूई रौब से कहा। ऐसे ही उसे बाहों में भरते इसका सर तकिए पर रखा और बालों का कैचर से आज़ाद करने लगा। शौहर पर नज़र रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं, मुझे मेरी शौहर पर पूरा यकीन है। हाँ, लेकिन इस मेकअप की दुकान का तो मैं अब बताऊंगी। अर्थसाम को मोहब्बत भरी नज़रों से देखती वो जता के बोली, जिस पर वो जा निसार करने पर अंदाज पर झुक के शरारत कर गया। वो आपके पास जो लिफाफा था इसमें किसकी टिकट्स है? हया से सुर्ख पड़ती वो आहिस्ता से इसकी तवज्जो लिफाफे की तरफ करवाने लगी जिसका वो पहले जिक्र कर रहा था। ओह हाँ, इसमें सरप्राइज़ है। याद आने पर वो साइड टेबल से लिफाफा उठाने लगा और खुद भी उठा बैठ गया। कैसा सरप्राइज़? वो परजोश सी बोली तो अर्थसाम ने लिफाफा इसको थमाया जिस पर वो खोलने लगी। हम लोग घूमने जा रहे हैं। इसमें नादरेन एरियाज़ की टिकट्स देखते वो खिलखिला के पूछने लगी जिस पर अर्थसाम ने हाँ मिस सर हिलाया। लेकिन अभी तो बहुत सर्दी है, आप गर्मियों में जाने का प्लान करते। वहाँ सर्दी का सोचते वो उसे कहने लगी, सर्दी में घूमने का मज़ा आएगा। वैसे भी बाद में ऑफिस वर्क भी बिजी हो जाऊँगा तो टाइम नहीं मिलेगा। इसको समझाने वाले अंदाज में बोला तो इसने समझ के सर हिलाया। अभी वो कमरे में अमाद का फैलाया हुआ गंध समेट रही थी जो इसने दुआ के साथ मिलके किया गया था। साथ साथ वो मुसलसल बड़बड़ा भी रही थी जिस पर वो दोनों मज़े से इसकी हालत से लुफ्त अंदोज हो रहे थे। कब से काम में लगी हूँ, दोनों को ख्याल ही नहीं मेरा कि सुकून से ही बैठ जाए, लेकिन नहीं, मुझे तो तंग करने का ठेका ले रखा है दोनों ने। खबरदार अगर आप दोनों में से कोई बेड से भी नीचे उतरा। नीचे से वो दुआ की शर्ट्स उठाती हुई दुआ को बेड से नीचे उतरने की तैयारी करते देख सख्ती से बोली जिस पर वो वापस अपने पाँव समेट कर बेड पर चढ़ गई। अमाद पिछले दिनों की बानिस्बत आज खुल के मुस्कुरा रहा था और इसे तंग भी खूब कर रहा था। इसके बरक्स कैफ की जब से ऐसी हालत थी तो गुल को लगता था कि इसने अमाद को कहीं खो दिया है क्योंकि इसने बातचीत बंद कर दी थी। साथ ही इन दोनों को वो वक्त भी नहीं दे रहा था जिसको गुल के साथ साथ दुआ ने भी काफ़ी महसूस किया था। आज जहांगीर के वापस आने पर वो जैसे वापस पहले जैसा बन गया था, या शायद जहांगीर ने थोड़ी देर पहले इससे कुछ कहा हो। आज आपको क्यों इतनी हंसी आ रही है? अमाद को मुसलसल दांत निकालते देख वो दांत पीसती पूछने लगी जिस पर वो बजाय जवाब देने के मजीद हंस के इसको गुस्सा दिला गया। तुम यहाँ इस पहर क्या कर रहे हो? वो छत की मुंडेर के करीब खड़ा सिगरेट सिलगा रहा था जब जहांगीर की आवाज़ पर मुड़ के देखा। कुछ नहीं लाला, बस ऐसे ही। जहांगीर को अपने सामने देखते वो खुश भी था लेकिन थोड़ा नाराज़ भी। अमाद के हाथ में सिगरेट देखते जहांगीर ने इससे सख्ती से घूरा जिस पर वो शर्मिंदा होता बाकी का बचा सिगरेट नीचे फेंकता पाँव तले मसल गया। अब बताओ क्यों परेशान हो? इसके साथ ही मुंडेर पर खड़े होते जहांगीर ने नजरें सामने मरकूज करते पूछा और खुद पॉकेट से सिगरेट निकालते सिलगाने लगा जिस पर अमाद गफी से देखते हंस दिया कि मुझे मना करके खुद ही पी रहे हो। मेरी बीवी रूठी है मुझसे, मेरा गम बड़ा है इसलिए। वो अपनी सिगरेट पीने की इस वजाहत को देने लगा जिस पर वो बेसाख्ता हंस दिया। बिल्कुल आपका बड़ा मसला है, वो ताइदी अंदाज में कहता सामने देखने लगा। तुम बोलना शुरू करो, मैं सुन रहा हूँ। कुछ पल यूं ही खामोशी के नजर हुए जब जहांगीर की संजीदा आवाज़ इसके कानों में टकराई। मैं क्या कहूँ भला? वो सर झटकता जैसे हैरान हुआ। जो दिमाग में फितूर पाल रहे हो ना, इसको फौरन से खाली कर दो। माथे पर शिकन लिए जहांगीर ने सपाट लहजे में कहा तो अमाद चौंक के इसके तरफ देखने लगा कि वो ऐसा क्यों कह रहा था। मैं समझा नहीं, कैसा फितूर? क्या बात कर रहे हैं आप? वो नासमझी से इसके तरफ मुड़ता इस्तफसार करने लगा। इतने दिनों से ये क्यों हालत की हुई है अपनी? क्या मैं नहीं जानता कि तुम दिमाग में क्या घुसा बैठे हो? हर दफ़ा तुम क्यों खुद को कसरवार तस्वर कर लेते हो हमाद? क्या मैंने या किसी ने भी, घर वाले ने तुम्हें इतनी स्पेस नहीं दी कि तुम अपने दिल की मौजूद बात कोई शक व शाबा हमसे बयान कर सको? क्या तुम्हें हम पे इतना भी यकीन नहीं है? जहांगीर जैसे इसके अंदर झांक के बात कर रहा था। मैं खुद से नहीं सोचता ये सब लाला, मुझे जैसे मजबूर किया जाता है ये सब सोचने पर। हालात पे मौका सब 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 मुझे अंदर ही अंदर मारना चाहते हैं। इसे बगैर नजरें मिलाए सामने देखते वो करब से कहता आंखें मीच गया।
मुझे पहले भी तुम्हारी सोच पर अफसोस था अमाद, और अब भी। पहले तुम अपनी खुशी कुर्बान कर रहे थे और अब तुम अपने साथ दो दो जिंदगियों की खुशियों के रुकने का सबब बन रहे हो। वो तासिफ से कहने लगा कि इसकी बात पर अमाद तड़प के रह गया। ऐसा नहीं यार, मैं इन दोनों के साथ बहुत खुश हूँ और खुश रखने की कोशिश भी करता हूँ, वो जैसे एहतजाजन करता कहने लगा। ऐसा ही है अमाद, कल और दुआ की खुशी तुमसे जुड़ी है और तुम खुद को पहले की तरह फिर से अजियत में डाल रहे हो। अमाद यार, कैफ को तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। जहांगीर इसका रुख अपनी जानिब करता समझाने लगा, जिस पर अमाद ने इसके हाथ झटक दिए। क्यों नहीं, मेरी वजह से हुआ, इसे गोली मैंने मारी है। वो इस हाल में सिर्फ मेरी वजह से है। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं खुद भी जीते जी मर जाता, लेकिन अल्लाह ने उसे इस हाल में रख के मुझे आजमाया है भाई। मैं जब जब सोचता हूँ कैफ के बारे में, मेरा ज़मीर इतनी बार मलामत करता है कि मैं इस कैसे सुकून में हूँ। वो खुल के बात करता जहांगीर को हैरत में छोड़ गया। अमाद, एक थप्पड़ खाओगे मुझसे? किस बेवकूफ़ ने कह दिया कि तुमने गोली मारी है उसको? मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हें रख के दूं, उल्टे हाथ की लग जाए, समझ जाए तुम्हें। इसकी बात पर जहांगीर को जैसे पतंगे लग गए थे, तभी वो जब्त करते बोला, भाई। वो बस इतना कह के जहांगीर के सीने से लगा। ये सच है कि सारे ख्यालात अल्लाह ताला की तरफ से ही आते हैं, लेकिन हम पे भी कुछ फ़र्ज़ बनता है ना। मनफी सोच कफर की तरह है अमाद, और अभी कफर में ये नहीं कह रहा कि शिरक है, बल्कि मेरी इससे मुराद इनकार करना है, और वो इनकार अल्लाह के फ़ैसलों से है। जब अल्लाह हमारे दिमाग में ख्याल डालते हैं तो ये हमारा काम है कि इस ख्याल को किस तरह लेते हैं, मनफी में या मस्बत में, और यही तो हमारी आजमाइश होती है। अल्लाह हमें इसी दोहराई से आजमाता है, दो रास्तों से फ़ैसला हमारे कि हम कौन सा मुंतखब करते हैं। मुंडेर पर बैठते जहांगीर को आहिस्ता से समझाने लगा जिस पर वो खामोशी से सुन रहा था। तुम इतने तो समझदार बनो कि अपने लिए एक बेहतर रास्ता मुंतखब कर सको, ना कि खुद को तकलीफ देने का। एक ख्याल आते ही बाकी की चीज़ें खुद से ही अख्ज़त कर लिया करो। थोड़ा तलाश किया करो, खुद की चीज़ों को समझने की कोशिश किया करो। कुरान में भी तो अल्लाह ने वाज़े लिखा है ना कि समझने वाले के लिए निशानियाँ हैं, और वो हम पे है कि हम कैसे निशानियाँ तलाश करते हैं। ये भी अल्लाह ने बताया है कि मुश्किल के साथ आसानी है। इसका मतलब यही हुआ ना कि मुश्किल अगर सामने है तो इसका हल हमारे पास है, लेकिन हमें क्या करना है? तलाशना है, समझना है। लेकिन तुम हो कि ऐन वक्त पर अपनी अक्ल कहीं छोड़ाते हो। इसको समझाते वो आखिर पर आंखें दिखाता बोला, जिस पर वो खफीफ सा मुस्कुराया। फिर जहांगीर ने इससे तफसीलन बात की कि कैफ को जो गोली लगी थी वो दूसरी राइफल की थी, जो इनमें से किसी के पास नहीं थी। वो शायद जानबूझ के हमला करवाया गया था। जहांगीर ने इसे ये भी बताया वो इस बात को भी अदालत में घसीटेगा कि इन पर जानी हमला करवाया गया है, लेकिन पहले इसे सबूत चाहिए थे कि वो हमला अकबर आजम की तरफ से था, वरना इसका केस कमज़ोर पड़ सकता था। अपनी आदत बदल लो अमाद, हर किसी चीज़ का खुद को कसूरवार ठहराना बंद कर दो। खुल के बात करना सीखो। अपनों को इतना एतमाद दो कि इनसे हर बात कह सको। अगर तुम ऐसे रहोगे तो अपने बच्चों को क्या सिखाओगे? माहौल का तनाव कम करने को वो आखिर में संजीदगी से छेड़ गया, जिस पर वो छनक गया। अस्तगफुरुल्लाह भाई, कैसी बातें करते हैं। खुद को संभालता वो गफ़ी से कहने लगा, जब जहांगीर ने टोका, अस्तगफुरुल्लाह नहीं, इंशाअल्लाह कहो कि अल्लाह तुम्हें नामत व रहमत से नवाजें। जहांगीर ने बुजुर्गों की तरह समझाया, जिस पर वो भी इसको दुआ देने लगा। अल्लाह आपको भाभी के जैसे दर्जनों दे। इसकी बात पर अब सटपटाने की बारी जहांगीर की थी। तेरी भाभी ये गए हैं तो मैं भी गया, मुझ पे जाएंगे तो बात बनी। वो शरारत से कहता आँख दबा गया। अमाद, ये देखिए। गुल के पुकारने पर वो होश में आया और दुआ को देखने लगा, जो अब कॉपी लिए इसको फाड़ने का काम सर अंजाम दे रही थी। इससे आज मुझसे मार खानी है। वो तो खतरनाक तेवर लिए दुआ को पकड़ने लगी, जब अमाद ने पहले ही दुआ को अपने आगोश में जा लिया। क्या हो गया यार, इतनी सी बात है, आप इसे डांट रही हैं? अमाद गुल को देखता अफसोस का इजहार करने लगा। ये आप इतनी सी बात है? ज़रा देखिए आप, इसने पूरे कमरे का सत्यानाश कर दिया है। मैं कब से चीज़ें समेट रही हूँ, लेकिन ये ठीक से एक जगह बैठी ही नहीं रही। गुल ने इसकी तवज्जो कमरे की जानिब करवाई, जहाँ अब वो अपनी सर्दियों के कपड़े फैलाए बैठी इन सब का हिसाब किताब लिख रही थी। अभी थोड़ी देर पहले गुल किचन में गई थी, तभी दुआ को एक और मौका मिल गया चीज़ें इधर उधर करने का। अमाद कमरे की हालत देखता सख्ते में आ गया कि ये क्या बना हुआ है। अब उठिए आप भी और मेरे साथ समेटिए ये।
अमाद पर रौब झाड़ती इसको भी बहुत प्यारी लगी। तभी वो बगैर एतराज के उठा और इसके साथ कमरा समेटने लगा। काम करके मैं थक जाऊंगा, इसके पास से गुजरते जैसे जताना चाहा, जिस पर गुल ने आईब्रो उचकाते पूछा, जैसे कह रही हूँ कि मैं क्या करूँ। जिसके जवाब में अमाद ने जिन नज़रों से देखा, गुल सटपटा गई और नज़रें घुमाती काम में मशगूल हो गई। इसकी नज़रें चुराने पर अमाद का कह कहा बेसाख्ता था, चलो आ जाओ, दुआ सोने का वक्त हो गया है। कमरा समेटने के बाद गुल दुआ को उसकी जगह पे बुलाने लगी, जिस पर वो भागती हुई अमाद के हसार में लेट गई। गुल मुस्कुराते हुए दोनों को देखने लगी। अमाद का रवैया वो भी नोट कर रही थी। एक दो बार बात करने पर अमाद ने कोई इजहार न किया, लेकिन आज वो इन दोनों के साथ पहले की तरह ही था, बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी गम के। वो मुस्कुराता दुआ को कहानी सुनाने लगा, जिसको वो भी गौर से सुन रही थी। ट्राउजर शर्ट में बिखरे बाल लिए दुआ को अपने सीने में लिटाते सुलाने में मसरूफ था। आंखों में जैसे सुकून उतर आया था। बेसाख्ता ही मुस्कुराती हुई अपनी छोटी सी दुनिया को देख रही थी। जब अमाद इसकी तरफ देखा और एक आंख विंक की इसकी हरकत पर, वह नजरें फेरते शर्मा गई। जोफ़ा जोफ़ा। जब सोने के लिए लेटी तो असफान ने उसे पुकारा। वो इस्तफामिया नज़रों से देखने लगी। जब असफान ने अपनी बाहें बाकी, जेब में वो समा गई। आज आप बुझी सी क्यों लग रही है मुझे? इसके बालों में हाथ फेरते वो नरमी से पूछने लगा। अभी तक इसके दिमाग में वही था कि क्यों दी जानी से कह रही थी कि उस औरत की वजह से परेशान ना हो। यही बात वो जानना चाहता था, जिसकी वजह से इसकी बीवी उदास थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आपको गलतफहमी हो गई होगी, इसने टालना चाहा। छुपाइए नहीं मुझसे, खुलकर बात करें। क्या बात परेशान कर रही है आपको? कौन आया था आज जिसकी बातों पर आप उदास हुई हैं? अब वो खुल के बात को सामने रख गया, जिस पर कुछ देर तो जोफ़ा बोली ही ना। असफान वो आहिस्ता सी आवाज़ से बोली, जैसे बात करते वो झिझक रही थी। नरमी से इसका हाथ को थाम के लबों से लगाया। हमें अभी तक वो अल्लाह ने इसे समझ ना आई कि क्या कहें। कुछ फितरी शर्म व हया क्या कहना चाह रही है? असफान को वाकई समझ ना आया कि वो क्या कहना चाह रही है। आपको फील नहीं होता कि अल्लाह ने हमें एक अभी तक वो उठ बैठी और उलझन से बात कहना चाही, जब फिर रुक गई। जबकि असफान को अब समझ गया कि वो क्या सोच रही थी। कौन आया था आज और क्या बात हुई? इसकी झिझक को समझते इसने आज हवेली आने वाली औरत का पूछा। थोड़े घर छोड़ के जो आंटी फरीदा है ना, वो आई थी अपने पोती की मिठाई देने को, तो पूछ रही थी कि। हिम्मत करते इसने नज़रें झुकाते बात कहना चाहिए, जब असफान बीच में बोल पड़ा। आपसे वो हमारे बारे में जानना चाह रही थी। इसके बोलने से पहले ही वो खुद बोल पड़ा कि जोफ़ा इसके एकदम कहने पर सटपटा गई। फिर हल्के से इस बात में सर हिलाया। फिर उन्होंने कहा कि मैं चेकअप करवाऊं किसी डॉक्टर को, कहीं कोई मसला तो नहीं। वो कहते अचानक से रो पड़ी कि असफान को अफसोस होने लगा कि लोगों को कितना शौक है किसी की ज़िंदगी में इतना घुसने का। जोफ़ा बिल पागल है क्या, इतनी सी बात पर रो रही है? सरद से इसको सीने से लगाया और डपटने वाले अंदाज में बोला, ये छोटी बात नहीं है असफान, आप खुद सोचिए, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई। वो ठीक कह रही है कि कोई मसला होगा, मुझे तभी कोई खुशखबरी नहीं। वो रोते हुए कहने लगी कि इस औरत से ज़्यादा अब असफान को अपनी ज़ौजा मोहतरमा पर अफसोस होने लगा। जोफ़ा, आपसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मुझे कितना वक्त हुआ है हमारी शादी को? 2.5 से 3 माह, बस कोई सालों नहीं गुजर गए। क्या आप ऐसा रिएक्ट कर रही हैं? ये सब अल्लाह के फैसले हैं। मुझे हैरत हो रही है कि आप पे कि आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि खुदा नखास्ता कोई मसला है। आप इतनी कम अक्ल कैसे हो सकती हैं? वो इसकी अकल पर मातम करता इसको झिड़कने लगा, जिस पर वो रोना भूल कर इसे देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हैं? ठीक कह रहा हूँ, शादी को अभी 3 माह ही हुए हैं, 3 साल नहीं। जो आप लोगों की बातों को इस कदर संजीदा ले रही है। वो बुरा मानते हुए बोला कि सारा दिन वो इसी बात को लेकर परेशान थी, यानी हद है। मुझसे जो मिलता है यही पूछता है। वो मुंह बना के बोली, तो आप कह दे कि अभी हमारा कोई इरादा नहीं, अल्लाह पर भरोसा है, वो जब भी दे। इसके बाद पर वो छनक गई, जैसे मैं ये कैसे कह सकती हूँ। वो बुरा मानते हुए बोली कि अब असफान को गुस्सा करना इसको अलग सिरे से रुला रहा था। जैसे सब बेधड़क पूछते हैं वैसे ही आप कह दिया करे कि यह हमारा मामला है। अब रो क्यों रही है आप? इसको दोबारा रोते देख वो गहरा सांस भरते पूछने लगा, यानी अब जायज़ बात पर भी वो गुस्सा भी नहीं कर सकता। मैं कैसे कह सकती हूँ ये सब, और आप मुझसे गुस्सा कर रहे हो? इसमें मेरा क्या कसूर? दोबारा इसके सीने से लगे वो सू सू करती बोली, कसूर आपका भी है। इन औरतों ने आपको क्यों कहा कि आप चेकअप करवा लें? क्या शादी को 10 साल हो गए थे?
जो वो आपको ऐसे मशवरे दे रही थी, आप इनको खुद भी जवाब दे सकती थी आराम से, बजाय इस तरह रोने की। इसके गिर्द हसार बांधे वो अब भी उसी लहजे में बात कर रहा था। रोना बंद करे, ये कोई बड़ा मसला नहीं जिस पर आप आंसू बहा रही है। क्या मैंने आपसे कहा कभी कि मुझे जल्द से जल्द बच्चे चाहिए? नहीं ना? तो परेशान ना हो, ये सब अल्लाह के हाथ में है। वो जब मर्जी है हमें उस नामत से नवाजे। हम इसकी रज़ा में खुश हैं। इसकी मुसलसल सू सू से नरमी से अब समझाने लगा, जब ज़ोफ़ा अपना सर उठा के उसे देखने लगी। क्या आपको बच्चे नहीं चाहिए? बात करते ज़ोफ़ा के रुखसार बेइख्तियार गुल्लार हुए। इसकी नम शबनमी आंखों पर बारी बारी बोसा देते असफान मुस्कुरा दिया। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे कोई जल्दी भी नहीं है। वैसे भी अच्छा है कि अभी हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार सकें। तो मेरी जान इतनी सी बातों पर परेशान नहीं होती। अल्लाह है ना, वो सब जानता है कि किसको कब और कितना नवाजना है। लोगों की बातों पर अल्लाह से नाराज़गी मोल नहीं लेते, वरना अल्लाह खुद नाराज़ हो जाता है। इसको समझाने वाले अंदाज में कहता इसकी सभी पेशानी पर बोसा दे गया कि वह नम आंखों से मुस्कुरा दी और सुकून से इसके सीने पर सर रखते अल्लाह से नादिम भी हुई कि वो वाकई जल्दबाजी से काम ले रही थी। इश्क में तहजीब के हैं कुछ और ही फ़लसफ़े, तुझसे होकर हम खफा खुद से खफा रहने लगे। अम्मा से बात करते वो जब कमरे में वापस आया तो कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, जबकि हयाम का साइड लैम्प जला था, जिससे जहांगीर ने अंदाज़ा लगाया कि वो सोई नहीं थी। खामोशी से वो अपनी साइड आता जैकेट उतार के जगह पर रखी और अपनी साइड का लैंप ऑन किया। दूसरी जानिब वो खामोशी से अपने लैंप पर नजरें गाड़े इसी को घूर रही थी। ड्रॉप कब की लगी ख़त्म हो चुकी थी, जबकि हाथ पर कैनवला अभी भी वैसे ही लगा था। इसका बुखार अब कदरे बेहतर था। एक गहरी नज़र इस पर डालते वो अभी लेटने को ही था जब हयाम इसकी मौजूदगी बेड पर पाते सरत से उठने को थी। इसकी जल्दबाजी को देखते जहांगीर हैरान परेशान हो गया, लेकिन समझ तब आया जब वो अपना तकिया उठाते सोफे पे जाने लगी। किधर? वो अपना कंबल उठाने के लिए हाथ बढ़ाने लगी तो जहांगीर ने यकलख्त इसकी वही कलाई थामी कि हयाम इस आफताब पर सहम के हल्का सा चीख पड़ी। मुझे नींद आ रही है। अपना हाथ छुड़वाने की सही करते वो बगैर देखे कहने लगी। जब जहांगीर ने इसकी कलाई को अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया, वो सुकून भरा सांस लेने को थी कि सांस वहीं अटक गई जब जहांगीर को अपनी सीमत बढ़ते पाया। सुकून से यहाँ लेटो, वरना मुझसे बुरा नहीं होगा, वो रौब से कहता इसका तकिया उठाए वापस बेड पर अपने तकिए के करीब रख गया। आपसे बुरा कोई है भी नहीं, वो बेसाख्ता ही कह गई और इसकी बात का असर लिए बगैर अपना तकिया वापस उठाकर मुड़ने लगी कि अपने बेहद करीब पीछे खड़ा पा के वो दिल थाम गई। जिन सख्त नज़रों से वह हयाम को घूर रहा था, अभी वो कहीं से भी नरम रखने वाला रवैया नहीं बल्कि जलांत सर आंसी में लग रहा था। हयाम ने घबराते अपनी पलके उठाते उसको देखना चाहा, लेकिन दोबारा से नजरें झुका गई और शराफत से अपना तकिया वापस बेड पर रखते आहिस्ता से बैठ गई। इसको वापस बैठता देख वो चालाकी से अपनी मुस्कुराहट दबाता अपनी साइड आया और लेटने लगा, लेकिन हयाम को ऐसे स्टल देखते गहरा सांस भर के रह गया। लेट क्यों नहीं रही? इसकी आवाज़ पर हयाम तुजबुस का शिकार हुई और ऐसे ही दूसरी जानिब मुंह किए बैठी रही। 2 पल तो जहांगीर इसकी पुश्त पर काली घनी चोटी को घूरता रहा। जवाब ना पाते वो उठ के खुद इसके करीब हुआ कि पीछे आ बैठा। आगे झुकते इसने हयाम का कैनवला लगा हाथ थामना चाहा। लेट क्यों नहीं रही? तबीयत ठीक है? अपने बहुत करीब पीछे से इसको महसूस करते फिर अपने हाथ इसके हाथ में देखते वो पल में घबराई और धड़कनों ने रफ्तार पकड़ी। इसके पीछे बैठते जिस तरह से इसने अपना बाजू आगे किया था, हयाम का बाजू इसके बाजू के लम्स महसूस कर रहा था। बताओ। कैनवाला लगे हाथ की पुश्त को नरमी से अंगूठी से सराहते वो फिर पूछने लगा। वो क्या जवाब देती? वो अचानक इसके करीब इसके लम्स से खुद घबरा उठी थी। सर पीछे हटिए, इतनी आहिस्ता आवाज़ में बोली कि वो अगर करीब ना होता तो शायद सुन ना पाता। आसिम जहांगीर नाम है मेरा, सर नहीं। इसका सर कहना इसे बुरा लगा था, तभी वो संजीदगी से बताने लगा, साथ ही इसके बिखरे बालों को कान के पीछे अड़सते कहने लगा। इसकी उंगलियों का लम्स अपने कान पे महसूस करके वो बदक के उठी। प्लीज़ सर, वो झल्ला के बोली, जबकि रुखसार जैसे तब उठे थे। वापस आओ हयाम, वो संजीदगी से बोला। इसका अचानक उठना से नागवार लगा, जबकि हयाम अब बेबसी से उसे देखने लगी। वो कैसे उसे बताती कि वो शर्म झिझक से नहीं जा रही थी वहाँ। इसे ढेरों शर्म आ रही थी कि जहांगीर इसका सर रह चुका था।
मुझे नहीं सोना यहाँ, मुझे गुल के पास जाना है। वो बच्चों की तरह जिद करती दरवाज़ा खोलने को थी जब जहांगीर फौरन इसकी तरफ आता ज़बरदस्ती इसको बेड पर लाया कि एक बार फिर हयाम को रोना आने लगा, जिसको उसने रोकने की बिल्कुल भी कोशिश ना की। इधर देखो, मेरी बात सुनो। इसको रोता देख वो नरमी से पुकारने लगा। जब हयाम ने गुस्से से इसके हाथ झटके और हार मान के करवट लेटी रोने को शक्ल मुकम्मल करने लगी। इधर देखो, ज़बरदस्ती इसका रुख अपनी जानिब करते जिससे वो बात करने पे उकसाने लगा। अब बताओ, ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? इसका रुख अपनी तरफ करते वो नरमी से पूछने लगा, जबकि इसके सुकून से पूछे गए सवाल पर हयाम हैरत से उसे देखने लगी कि क्या अब भी वो ये पूछने वाला था कि क्यों बिहेव कर रही थी ऐसा। ओके, मैं जानता हूँ मैंने गलत किया। मुझे तुम्हें बताना चाहिए था कि मैं पहले से तुम्हें जानता हूँ, लेकिन तुम खुद बताओ कि मेरा तुम्हें पहुँच के बताना क्या मैं तुम्हारे भाई का दोस्त हूँ, क्या ये अच्छा लगता? नहीं ना। यूनिवर्सिटी में ऐसा बहुत बार हुआ है कि अगर किसी टीचर ने स्टूडेंट से ज़रा सी हंस के बात कर ली तो दोनों के किरदार पर बात आती है। वैसे भी मुझे ज़्यादा बात करने की आदत नहीं और निकाह, इसने हल्की फुल्की वजाहत कर दी, इससे अपनी पहचान छुपाने की। जबकि इसकी बातों को सुनते हयाम को याद आने लगा कि इसने कई बार इसे सज़ा के तौर पर क्लास से बाहर खड़ा करने के साथ साथ पीछे अकेले बैठने पर भी मजबूर किया था। एक नए सिरे से गुस्सा। हयाम के कुछ ना बोलने पर वो दोबारा बोलने लगा। कैफ की अचानक से यह हालत होना, किसी को क्या खबर थी कि ऐसा कुछ होगा? लेकिन अगर कैफ अभी ठीक होता और ये सब ना होता। इसकी बात थी या आग जो हयाम को बुरे तरीके से लगी। वो हैरत से अपने थोड़े घंटे पहचाने जाने वाले शौहर को देखने लगी। क्या सब ना होता? हमारा निकाह। इसकी बात पर वो माथे पर बल लिए बोली, यानी आप कह रहे हैं कि ये सब आपकी मर्जी के बगैर हुआ तो आप इनकार कर देते? क्यों किया ये निकाह? मरी नहीं जा रही थी मैं कहीं। वैसे भी निकाह करके आप कौन सा मुझ पर मेहरबान हो गए थे, गैरों की तरह छोड़ गए थे? जिंदगी का सफ़र शुरू होने से पहले ही मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा निकाह किससे हुआ। मैं पहले भी राज़ी थी और अब भी तभी भी यहाँ मौजूद हूँ। मुझे ना पहले किसी से मोहब्बत थी और ना अब। बाकी अगर आप ऐसा समझते हैं कि आपकी तरफ से ये रिश्ता जोड़ने में ज़बरदस्ती हुई है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। आपको खुद मना कर देना चाहिए था अपने घर वालों को, तो आज आपको ये बात नहीं कहनी पड़ती। अगर कैफ होता तो ऐसा ना होता। अब मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। शब खैर। इसके बाद इसे सख्त नागवाज गुजरी। वो सख्त सुस्तनाती दूसरी जारी मुंह के लेट गई कि अब करता रहे बात। अपनी बात पूरी करने के बाद हयाम के दिमाग में अचानक क्लिक हुआ कि कहीं वो वाकई पहले से ही शादीशुदा तो नहीं। क्या वो यही बताने वाला था इसको? अब इसको ये फिक्र सताने लगी कि अब वो एक सौतन तो नहीं बन गई किसी की। जबकि दूसरी तरफ हयाम के अचानक इतना बोलने पर तो जहांगीर जैसे सख्ते में आ गया। भला इसकी बात तो मुकम्मल सुन लेती। वो तो यही कहने वाला था कि अल्लाह की इस मसलत में वो खुश है, लेकिन इसने मौका ही कहा दिया था बात का। खुद से ही अगजत करती वो इसे भी सुनाती। सोने के लिए करवट बदल गई। डिस्टर्ब ना करने का मुझे ऐसा कहा है जैसे मैं पकड़ के बैठा हूँ इसे। अजीब। इसका सदमा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वो कितना फजूल सोचती थी इसके बारे में। इसकी पुश्त को घूरे लिहाफ खुद पर भी लेता वो सोने की कोशिश करने लगा। इसके कंबल खींचने पर हयाम थोड़ा सा सिमट कर और किनारे पर हुई, जिससे जहांगीर महफूज किन मुस्कुराया। इतना पैसा मैंने झक मारने के लिए दिया था तुम्हें, जो मुझे अपने इस मनहूस मुंह से ये बात कह रहे हो? सालों कितना पैसा दिया मैंने? अपने सामने खड़े दो नफूसों पर वो बुरी तरह बरस रहा था, जबकि वो एक दूसरे को देखते सर झुका गए। साहब, हमने तो निशाना सही लिया था। जाने क्या हुआ कि अचानक गोली दूसरे को लग गई। इनमें से एक ने वजाहत देनी चाहिए। तो दूसरों को क्यों लग गई? कहा भी था कि ध्यान रखना। अब अगर आज इसकी जगह वो कांटा निकल चुका होता तो मेरा काम आसान हो जाता, लेकिन तुम दोनों ने काम बिगाड़ कर रख दिया मेरा। अपना सर पकड़ता वो गुस्से से इन पर बरस रहा था। साहब, अब हम ठीक से अपना काम करेंगे। इनमें से एक जोश में बोला। इसे डर भी था कि कहीं बात हाथ से लाखों रुपए ना चले जाए जो वो दे चुका था इनको इसके काम की। अब एक फुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अपना काम मुकम्मल करके आना, वरना जो दिया है वो भी ले लूँगा। इसके बाद से इन दोनों की आंखों में जैसे चमक आ गई थी। तभी वो यकीन दुहाई नहीं करवाते वहाँ से रफू चक्कर हुए। सुबह की रोशनी आंखों के पर्दों से टकराई तो सुस्ती लेते वह अपने आंखें खोलती उठने की कोशिश करने लगी। जब कन्हा उठी, अपने बालों को आगे करने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं फंसे पड़े थे।
गर्दन घुमा के देखा तो इसके तवाना कंधों के नीचे इसकी चुटियां आई थीं और वो खुद गहरी नींद सो रहा था शायद। एहतियात से अपने बाल खींचते वो उठी और कबर्ड से अपना ड्रेस निकालती शॉवर लेने चली गई। तबीयत आज कुछ बेहतर महसूस हो रही थी या शायद जहांगीर को रात को थोड़ा बहुत सुना कि वो सुकून महसूस कर रही थी। नम बालों को टॉवल से समेटते बात का दरवाज़ा बंद करते वो बाहर आई और आईने के सामने खड़े होते इनको सुलझाने लगी। कमज़ोरी की वजह से ज़्यादा देर खड़ी रहने से वो थक गई तो बेड पर ही बैठ गई। चेहरे पर हल्के हल्के शबनम के कतरे महसूस करते नींद में खलल पड़ा तो ना समझी से इसने आंखें खोली जहां वो आईने की तरफ रुख किए अपने नम बाल सुलझा रही थी। नज़र इसके हाथ पर गई जहां अब भी कैनवाला लगा था जो गीला हो गया था, शायद इसे उतारना नहीं आता था, तभी ऐसे ही लगा था। नींद तो इसे अभी भी आ रही थी लेकिन टाइम देखते वो उठ गया कि बाद में फिर सो जाए। अभी कुछ दिन इधर ही था वो तो टेंशन फ्री था। कैसा महसूस हो रहा है? उठ के बैठता वो कंबल में खुद को लपेटता नरमी से पूछने लगा, इसके गीले बालों को देखते जैसे सर्दी ज़्यादा लगने लगी थी। बेहतर हूँ, अपने बाल आगे करती दुपट्टे को अच्छे से लिया और सामने से लोशन उठाते अपने बाजू और हाथ पर लगाने लगी। अभी बात ना लेती, सर्दी काफ़ी ज़्यादा है। इसने वक्त का एहसास दिलाना चाहा कि सुबह के वक्त सर्दी ज़्यादा होती है। लाओ इसको मैं उतार दूँ। कैनवलाई से शायद खून रसने लगा था, तभी वो अपनी जगह से उठता फर्स्ट एड बॉक्स लेता इसके पास आया और एहतियात से इसका हाथ थामा जो पहले से सोच चुका था। इसने कोई मज़ाहमत ना की क्योंकि खून निकलने से इसको जलन होना शुरू हो गई थी, तभी सुकून से बैठी रही। हयाम के बाल आगे होने की वजह से भीनी भीनी सी खुशबू जहांगीर के सांसों में घुल रही थी, जिससे एक अलग ही एहसास बदन में सरसरायत करने लगा। कॉटन दूँ? सरेंज निकालने ते इसने जल्दी से कहा तो इसने अपने दूसरे हाथों से रुई पकड़नी चाहिए, जिसके लिए इसे थोड़ा साइड पर झुकना पड़ा क्योंकि वो दोनों रूबरू बैठे थे और हयाम के उल्टे हाथ पर बॉक्स था। इसके झुकने पर कुछ बाल चेहरे की तरफ आ गए थे। इसको कॉटन पकड़ाते अपने बाल कान के पीछे अड़सने लगी। एहतियात से रास्ता खून साफ करते इसने वहाँ ट्यूब लगाई और इस पर बैंडेज कर दिया। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर नीचे चलते हैं। नरमी से उसके गाल थपथपाता वो उठा और कपड़े लेता बात में चला गया, जबकि इसके रवैये पर वो सांस रोक गई थी। बाल तो अभी भी हल्के नम थे तो इनको कैचर में कैद करते दुपट्टा ओढ़ के गैर इरादी तौर पर वो जहांगीर का इंतज़ार करने लगी। फिर से शलवार सूट आईने के आगे खड़े होते इसने बालों को ब्रश किया और हाथ में सुनहरी डायल वाली घड़ी पहनते हयाम को देखा जो इसे ही तकने में मसरूफ थी। चले? वो पूछ रहा था या बता रहा था, हयाम को समझ ना आया, लेकिन इसका जवाब दिए बिना ही वो आंखें घुमाती उठी और कमरे से बाहर निकल गई। सुबह के 8 बज रहे थे और आज सब डाइनिंग एरिया में टेबल के गिर्द बैठे नाश्ता कर रहे थे। इन दोनों को साथ आते देख दी जान मुस्कुराई और दिल से दुआएं दी। अब कैसी है तबीयत? अम्मा बेगम ने हयाम को देखते पूछा। बेहतर हूँ अम्मा, बस थोड़ी सी काहिली महसूस हो रही है, वो मुस्कुरा कर बताने लगी। जहांगीर भी इसी के साथ वाली चेयर पर बैठ गया। वो नाश्ता करने लगा। दी जान गौर से हयाम को देखने लगी जिसे कुछ तलाश कर रही हो। हयाम पुत्र, तेरी पढ़ाई का क्या बना? दी जान ने उसे चाय का कप थमाते पूछा, जिस पर वो चौंकी। जहांगीर ने भी खाने से नजरें उठाते पहले दी जान को फिर जहांगीर को देखा। वो तो अगले साल से शुरू करूंगी। इसे समझ ना आया कि क्या कहें क्योंकि इसका तकरीबन आधा सेमेस्टर तो गुजर चुका था। अगर अब जाती तो जो गुजरा गया था इसे कवर कर ना पाती। तभी इसने फैसला लिया कि वो अगले साल दोबारा से शुरू करेगी अगर मुमकिन हुआ तो। अगले साल से क्यों? तुम पढ़ रही थी ना, फिर छोड़ना क्यों? गुल ने भी बात में हिस्सा लिया। अभी वो आधा सेमेस्टर गुजर गया है, अब तो जाने कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए अगले साल दोबारा से शुरू करूँगी। वो गुल को देखती बताने लगी। वो चाहकर भी ये नहीं कह सकती थी कि कैसी चली जाती इनको छोड़कर शहर, वो भी तब जब ना इसे शौहर को मालूम हुआ और ना ही कैफ की तबीयत का। तब तो वो खुद गर्ज कहलाती। जहांगीर तुम्हारी हेल्प करेगा ना? साल तो ज़ाया ना करो अपना। गुल को जैसे अफसोस हुआ सुन के, तभी वो जहांगीर की तरफ इशारा करने लगी, जिस पर वह हैरत से देखने लगा कि इसका क्या ताल्लुक इस सब से। हयाम भी नासमझी से देखा कि वो भला कैसे कर सकता है इसकी मदद। अरे जहांगीर ही तो तुम्हें वहाँ पढ़ाता है ना, तो इससे अच्छे से पता होगा कि कैसी तैयारी करवानी है। फिक्र ना करो, अपनी पढ़ाई को जारी रखो। गुल ने जैसे मसले का हल पेश किया, जबकि हयाम इसके मशवरे को सुनते हौंक बनी देखने लगी कि ये क्या कह दिया। दी जान और बाकियों के लिए भी नई बात थी, तभी वो सब हैरत से गुल को देखने लगी। दी जान, जहांगीर इसको वहाँ पढ़ा रहा था? दी जान की सवालिया नज़रों को देखते गुल ने वजाहत दी, जिस पर सब सर हिला गई। ये तो बहुत अच्छी बात हुई।
साल ज़ाया ना करो, जहांगीर के साथ ही शहर में रह लिया करो, फिर तुम्हें हमसे मिलाने के लिए बहाने। जहांगीर यहाँ जल्दी तो आ जाया करेगा ना? ताई अम्मी ने भी शरारत से कहा, जिस पर हयाम चाह के बिना मुस्कुरा पाई। यानी वो इसके साथ अकेली रहेगी? इससे तो रात को इतनी घबराहट हो रही थी, कजा के एक घर में अकेले, वो दो ना। मैं अगले साल पढ़ लूँगी, वो बमुश्किल अब मुस्कुराती कहने लगी कि सब ने टोक दिया कि जब अच्छी खासी सहूलत मौजूद है तो क्यों वो देर कर रही है पढ़ाई में। इस सब के फैसले के बाद दी जान ने जहांगीर से राय चाही। तुम्हारी माँ मौजूद, बीवी और बच्चों को कोई एतराज़ नहीं है ना हमारी बहू के वहाँ आ जाने से? दीजान ने जिस अंदाज से पूछा, जहांगीर ने गफी से देखा। वहीं हयाम ने हैरत से सबको देखा कि वाकई वो एक सौतन बनने जा रही थी। हद है दीजान, वो सरनफी में हिलाता कहने लगा कि बाकी ख्वातीन हंस दी। मुझे घर जाना है। नाश्ते से फारिग होते वो सब सहन में बैठे धूप सेक रहे थे जब हयाम ने झिझक से कहना चाहा, लेकिन अभी तो तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। गुल मुत्तफिकिर हुई। मैं ठीक हूँ, दादी जान और लाला से मिलना है। वो जैसे इसरार करने लगी, थोड़े दिनों बाद मैं खुद ले जाऊंगा तुम्हें, अभी आराम करो। किसी के कुछ कहने से पहले ही जहांगीर खुद बोल उठा। इसकी बात पर वो खामोश हो गई। थोड़ी देर बाद उसे फिर से थकन सवार होने लगी तो वो कमरे में चली आई। अभी वो लेटने का सोच रही थी जब जहांगीर भी इसके पीछे कमरे में दाखिल हुआ। आपने ये क्यों कहा कि मैं बाद में छोड़ आएंगे, जबकि कल सब ने कहा था कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो अपने घर जा सकती हूँ? उसको देखते ही वो पूछने लगी। हाँ, ऐसा ही कहा था। वो मुत्तफिक हुआ। तो मना क्यों किया? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई? इसके सवाल पर वो गहरी नज़रों से उसे देखता पूछने लगा, जिस पर वो गड़बड़ा गई। जी मैं ठीक हूँ। इसकी आंखों में आंखें डालती वो तड़क के बोली। जब वो कदम ब कदम चलता इसके करीब आने लगा, दूर से रहकर बात करें। इसको पास आते देख वो मजबूत लहजे में गुस्सा करते कहने लगी, देखिए सर। रुकने के बजाय जब वो मजीद करीब हुआ तो हयाम नज़रें चुराती पीछे होने लगी, लेकिन हाय रे किस्मत, पीछे बैठ था आसिम। भवें सुकेड़ते जैसे वो बुरा मानते बोला, आसिम हटिए पीछे, रास्ता छोड़िए मेरा। इसका नाम हकलाते हुए बोली और साइड से निकलना चाहा। जब वो फिर से रास्ते में दाखिल हुआ, रात को तुम्हें क्या हुआ था जो मुझे सुना के सुकून से सो गई? इसकी बात को नज़रअंदाज करता वो रात वाली बात याद करवाने लगा। कुछ गलत नहीं कहा था मैंने, फिर से जैसे वो रात वाली हिम्मत अपने अंदर ले आई। गलत इसलिए नहीं था क्योंकि वो तुम्हें ठीक लगता था, जब तुमने मेरी बात तो सुनी ही नहीं थी। इसका हाथ थामते वो नरमी से कहने लगा, हयाम कभी वो कहीं से भी खड़ूस आसिम नहीं लगा था जो हर वक्त यूनिवर्सिटी में बन के फिरता रहता था। और आपकी बात थी क्या? बस यही कि हमारा निकाह एक हादसा था। वो चुपते लहजे में गोया हुई कि जहांगीर मुतबस्सम हुआ। हसीन हादसा। इसकी बात पर ईमान लाता वो ज़रा झुक के गोया हुआ कि हयाम की धड़कनों ने रफ्तार पकड़ी। यानी वो इस निकाह से खुश था, शायद बहुत ज़्यादा खुश। सब जो कुछ हुआ अचानक हुआ, यकीनन ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन हमारी ज़िंदगी का जो भी फैसला हुआ है, मैं इसमें खुश हूँ और चाहता हूँ कि तुम भी खुश रहो। पिछली जितनी भी गलतियाँ हुई हैं, मैं माजरत चाहता हूँ। मैं वो लम्हा वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन तुम्हें यकीन ज़रूर दिलाऊंगा कि इस निकाह में मेरी रज़ा शामिल है। अल्लाह ने हमें मिलाया है तो ज़रूर इसमें कोई ना कोई बेहतरी शामिल होगी। बस अब दुआ यही है कि जल्द से जल्द कैफ की हालत में बेहतरी आए। वो हमारे साथ हमारे बीच मौजूद है। इसके दोनों हाथों को थामते वो नरमी से समझाने लगा। हयाम ने गौर से उसका चेहरा देखना चाहा, लेकिन वहाँ कोई बेजारी, कोई दिखावा नहीं था। वो संजीदगी से अपनी बात कह रहा था। हाँ, एक बात। वो कुछ याद आने पर बोला कि हयाम ने नासमझी से देखा। मुझे सर ना कहा करो, फिर जिस अंदाज में सर कहती हो मैं जालिम प्रिंसिपल और तुम डरी सहमी बच्ची लगती हो। वो बात को मजाक का रंग देते बोला, लेकिन लहजे में कहीं भी शरारत की कोई रमक ना थी। अब हयाम को समझ ना आए कि वो मुस्कुराए या बस ऐसे ही खड़ी रहे। बिलाकर वो फैसला लेती ऐसे ही खड़ी रही। मैं जाऊँ? चंद पल ऐसे ही खड़े रहने के बाद वो पूछने लगी, क्योंकि वो जाने किन नज़रों से उसे देख रहा था। इसको लगा था कि वो काफ़ी लंबी नाराज़गी दिखाएगी इसे, लेकिन यहाँ तो इसकी नाराज़गी को खातिर में लाए बगैर अपनी बात ऐसे क्लियर कर जाता था कि वो आगे कुछ कह ना पाती थी। किधर? इसका लहजा बदल गया, जिससे हयाम को मज़ीद घबराहट होने लगी। हथेलियाँ पसीने से नम हुई तो इसने हाथ छुड़वाने चाहे, लेकिन इन पर वो गिरफ्त मजबूत कर गया। कितनी जल्दी वो इसके करीब आ गया था, सोच के ही इसको अपनी धड़कनें दिमाग में सुनाई देने लगी।
थक गई हूँ। वो जैसे अभी रो देने को थी, क्योंकि इससे अब ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था। मैं भी इसके माथे से माथा टिकाते मखमूर लहजे में बोला कि हयाम की आंखों में ठहरी शबनम अब कतरा कतरा बरसने लगी। अपने गमों को बहने दो, मेरा सीना इतना वसत रखता है कि तुम्हारे गमों का बोझ सह ले। बेइख्तियारी में ही इसके सीने से लगती अपना गम व गुस्सा सब बहाने लगी। आपने मुझे बहुत तकलीफ दी है, इतनी बातें सुनाती थी मुझे। यहाँ की और सब औरतें सब मुझे मनहूस कहती थी। आप क्यों गए थे? क्या मैं नाकाबिल कबूल थी कि निकाह के बाद आपने मुझे एक नज़र भी देखना गवारा ना किया? क्या मुझ में कोई कमी थी, या मैं वाकई मनहूस हूँ कि आपको अपना आप मुझसे छुपाना पड़ा? गुलाबी रुखसारों को गर्म सियाल से तर करते वो दिल की सारी बातें इसके गोश्त को रजार करने लगी। इसकी बातें सुनते वो वाकई हैरत के समंदर में डूब गया। क्या वो खुद को मनहूस समझना शुरू हो गई थी? इधर देखो मेरी तरफ, निकाल दो सब जहन से, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मुझे हर हाल में कबूल हो, तुम में कोई खामी नहीं। तुम जैसी हो मुझे हमेशा से अजीज हो और रहोगी। तुम्हें अब कोई कुछ नहीं कहेगा। इसका चेहरा दोनों हाथों में थामे वो मोहब्बत से पचकारने लगा। जब अपनी भीगी काली पलकों को उठाते इसकी आंखों में देखने लगी, जहां जज्बों का समंदर आबाद था। आंखों का तसादम हुआ तो दोनों की धड़कनों ने शोर पकड़ा। एक जज्बात की रोह में बहकने लगा तो दूसरा वजूद हया से कतराने नजरें चुराने लगा। नरमी से अपने चेहरे से हाथ हटाते वो बेड पर बैठ गई और आंसू साफ करने लगी। इसके दूर जाने पर जहांगीर जैसे तड़प उठा। सॉरी। इसके गुलाबी लबों से हल्की सी सरगोशी बरामद हुई, जिस पर वह हैरत जरदा हुआ। मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ। यकानक इसके रुखसारों पर सुर्खी घुलने लगी और पलकें आरजू पर सजदा रेज हो गई। वो जैसे थोड़ी देर पहले की अपनी की गई बेखुदी पर शर्मिंदा थी, लेकिन इसके चेहरे पर कोस कज़ा के रंग देखता जहांगीर महबूत रह गया। आराम करो, मैं अमाद के पास जा रहा हूँ। इसकी शर्म व हया को भागता इसे आराम की हिदायत देता। नरमी व मोहब्बत से इसकी रोशन पेशानी को अपने नरम लम्स बकशता इसे सख्ती में छोड़ गया। पीछे वो काफ़ी देर जैसे इसके हसान में मुकीद रही। स्कूल गेट पर खड़ी वो अपने बाबा का इंतजार करती बेंच पर बैठी पाँव झल्ला रही थी, जब गार्ड से कोई बात करता हुआ इसके नज़दीक आया। अभी घर नहीं गई आप? इसके पास घुटनों के बल बैठता नरमी से इस्तफसार करने लगा, जिस पर धुआं खामोशी से उसे देखने लगी। चॉकलेट खाओगी? अपनी जैकेट की पॉकेट से चॉकलेट निकालता उसे मुस्कुराती पूछने लगा कि दुआ ने नफ़ी में सर हिलाया। इसे याद आया कि इसके बाबा ने सख्ती से मना किया था किसी से भी चीज़ लेने से। क्यों? पहले तो आप लेती थी। वो जैसे नाराज़ हुआ। बाबा ने मना किया है। मासूमियत से उसको बताने लगी। मेरे साथ चलोगी? सैर करने जाएंगे पार्क में, वहाँ झूले भी होंगे, फिर आप बहुत सी चीज़ें भी ले कर दूंगा। उसे लालच देने लगा, लेकिन दुआ बेंच से उठ खड़ी हुई। इसे लगा जैसे वो कामयाब हो गया है कि वो इसके साथ चलने पर राजी है। मैं अपने बाबा के साथ जाती हूँ बस, वो गुस्से से कहती वहाँ से गेट पर खड़े गार्ड की जानिब चली गई, क्योंकि अमाद ने उसे समझाया था कि जब भी आपसे कोई अंकल बात करने लगे तो गार्ड के पास जाके खड़ी हो जाए। अब भी इसने ऐसा ही किया। गार्ड समझ गया कि यह अमाद का आदमी नहीं था जो यहाँ दुआ को लेने आया था, तभी इस आदमी को सख्ती से वहाँ से भेजने लगा। ए जाओ यहाँ से, वरना ऐसी मारोगा कि नानी याद आ जाएगी। दुआ को पीछे करते हुए उस आदमी की तरफ गुस्से से लपका। जा रहा हूँ, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, वो बजा खौफ के सर्द लहजे में बोला, और एक नज़र वहाँ खड़ी दुआ को देखता वहाँ से चला गया। दुआ को लेने जब अमाद स्कूल पहुंचा तब इसे गार्ड ने आज यहाँ होने वाला वाक़या बताया कि कैसे एक आदमी खुद अमाद की तरफ से भेजा हुआ आदमी कह रहा था कि वो दुआ को ले आए, लेकिन दुआ के बताने पर इस आदमी को वहाँ से भेज दिया। अमाद ने उस शख्सियत की शनाख्त करवाई तो एक पल को हैरान हो गया कि उस शख्स का अब यहाँ क्या काम। क्या कह रहा था वो दुआ को? गार्ड से बात करते उसने दरियाफ्त किया, साहब वो शायद दुआ बेटी को ले जाने की बात कर रहा था, लेकिन दुआ मेरे पास आ गई तो मैंने उसे धमकी देकर भगा दिया। इसने जैसे फ़क्र से बताया, जिस पर अमाद बस सर हिला गया। ठीक है, शुक्रिया। आइंदा अगर वो शख्स तुम्हारा आया तो मुझे ज़रूर कॉल करना, नंबर तो है ना तुम्हारे पास? इसको हिदायत करता साथ ही अपना मोबाइल निकालते इसको नंबर नोट करवाने लगा। चलिए। दुआ को गोद में उठाते गाल पर बोसा दिया और घर चलने लगा। जब दुआ ने एक जगह पहुंचते अमाद को चहक के रुका। क्या हुआ? इसने हैरत से पूछा। स्कूल में जो अंकल आए थे ना, वो रहे वहाँ। दुआ ने दाएं जानिब खेत के पार एक आदमी को देखते इशारा किया, जो बड़ी सी शॉल में खुद को लपेटे हुए था और गाड़ी में बैठने की तैयारी कर रहा था। क्या वाकई ये वही थे?
अमाद ने कन्फर्म करना चाहा। हाँ ना, ये वही है अंकल, इसने सर हिलाते कहा। इससे पहले कि अमाद इस आदमी के पास पहुंचता तब तक वो गाड़ी में बैठते इसको स्टार्ट कर चुका था। गंदे अंकल, वो मुंह बसोरी बोली। इसकी बात पर अमाद एक पल को हैरान हुआ, फिर बेसाख्ता ही कहने लगा उठा। बुरी बात, ऐसा नहीं कहते। अपनी मुस्कुराहट दबाते इसने संजीदगी से समझाना चाहा। दोपहर का खाना बनाने के बाद फारिग होते वो जरा लॉन में आ गई कि धूप भीम में बैठ जाए। तभी इसका ध्यान हयाम की तरफ गया, जिसको वो सोचते वो मुस्कुरा उठी। काफ़ी दिन हो गए इससे बात की। वो अफसरदगी से सोचने लगी कि इसे यहाँ अपनी छोटी चच्ची सांस आती दिखाई दी। वो बहुत कम आती थी। सनम को इनकी आदत अच्छी लगती थी कि वो रुकैया चच्ची की तरह इसकी हर बात में टोकती या नुक्स नहीं निकालती थी। इनकी बेटी भी यहाँ कमाल ही आती थी। अस्सलाम वालेकुम। इनको लॉन में बैठा देख वो उधर ही आई गई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया आपने, वो खुश उसलूबी से कहती इनको चेयर पर बैठने का इशारा करते खुद भी बैठ गई। मैं ठीक हूँ, लेकिन ये शिकवा तुम ही ना करो मुझसे तो अच्छा है। तुम कौन सा मेरे घर आती रहती हो? कभी खुद भी जहमत कर लिया करो मेरे पास आने की, उन्होंने ज़रा गफ़ी से कहा, जिस पर सनम हल्का सा मुस्कुरा के सर झुका गई। जी इंशाल्लाह मैं ज़रूर आऊँगी। अभी फ़िलहाल तो वो हामी भर गई। चलो अच्छा है। अतसाम कब आना है? असल में वो बात की तरफ आई, जिस पर सनम ने बताया कि रात को 8-9 बजे तक चच्ची सनम को हिदायत कर गई कि जब अरतसाम आए तो इसे इन्फॉर्म कर दे कि वो बुला रही थी इनसे मिलने। एक बार अभी से थोड़ी देर ही गुजरी थी कि जब इसे अरतसाम की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। गार्ड्स के गेट खोलने पर जब इसकी गाड़ी को अंदर आते देखा तो वो लब खुद ब खुद मुस्कुराहट में ढल गई, लेकिन वो मुस्कुराहट तब मानी पड़ी जब अरतसाम के साथ साथ इसकी वही कज़न को बाहर निकलते देखा। बहुत शुक्रिया अरतसाम, मैं तुम्हें इसके बदले एक ज़बरदस्त किस्म का लंच करवाऊंगी, वो परजोश सी कहती एक जताती हुई नज़र सनम पर डालते वहाँ से रवाना हुई। असल में अलग सलग के बाद जब अरतसाम ने वजाहत करना चाहिए दीबा के बारे में तो इससे पहले ही सनम बोल उठी, आज आप जल्दी आ गए। इसके लहजे में कोई उकताहट, कोई तंज ना था। वो बस नॉर्मल अंदाज में उससे पूछ रही थी। हाँ बस यूं ही वो दीबा। वो फिर बताने लगा जब एक बार फिर से सनम ने बात उचक ली। खाना खाएंगे आप? अभी भी इसके लहजे में कोई बेजारियत नहीं थी। हाँ ज़रूर। वो समझ गया कि सनम को दीबा का जिक्र करना अच्छा नहीं लग रहा था, तभी वो बात बदल रही थी। लेकिन अभी वो इसको ये कह कर नाराज़ नहीं कर सकता था कि वो दीबा के साथ लंच कराया है। तभी हामी भर गया। खाना बहुत मज़े का बना है। वो ज़्यादा तो ना खाया, लेकिन जितना हो सका खा चुका था। बहुत शुक्रिया। इसकी तारीफ़ पर वो मुस्कुरा कर गोया हुई और पानी का गिलास इसको थमाने लगी। कहाँ जा रही हो? बर्तन समेटने के बाद जब वो इसके पास ना बैठी तो अरतसाम ने इसकी कलाई थाम के पूछा। अभी वो टेबल के गिर्द ही बैठा था। कहीं नहीं, रूम में। अरतसाम इसको बताने लगी थी कि कमरे में जाने लगी थी कि उसका बैग रख आए, लेकिन बात मुकम्मल होने से पहले ही अरतसाम बेबाक होता इसका हाथ पकड़ते अपनी गोद में बिठा चुका था कि सनम बौखला उठी और शर्म से इसको पीछे फटाते जाने लगी। जाने अरतसाम, क्यों मेरा नाम लेकर मेरे साथ साथ अपने लिए भी मुश्किल बनाती हो? इसके हाथ को पकड़ते लब्बों से लगाते शर्म से दो चार कर गया कि मजीद इसमें बोलने की सकत बाकी न रही। क्या कर रहे हैं? जाने दे मुझे। अपने गिर्द इसका हिसार महसूस करते वो बेबस हुई। रूठी बीवी को मनाने की छोटी सी कोशिश। इसके बालों से बैंड निकालते सरगोशी करने लगा। मैं कहाँ नाराज़ हूँ? वो हैरत जरदा हुई और अरतसाम के हाथों में अपना हाथ देखने लगी। यही तो बात है कि तुम नाराज़ नहीं हो, लेकिन फिर भी नाराज़गी का इजहार कर रही हो। इसकी सर फिरी बात पर सनम इसे घूर कर रह गई। ख्वामखा अपने से बात ना बनाइए आप, मुझे जाने दे, काम है और भी, नरोटीपन से कहती इसका हिसार खोलने लगी, कोशिश करने लगी। ये काम तुम मुझे देख लो कि भूल क्यों नहीं जाती। अजीब बात है कि बाकियों की बीवियां अपने शौहरों को देख के काम काज भूल जाती हैं, और यहाँ एक मेरी बीवी है जिसको अपना शौहर देखकर दिन के सारे काम याद आ जाते हैं। आंखें दिखाता वो इससे अपना आयत भरा शिकवा करने लगा। आपका ही काम करने जा रही थी मैं, और अब आप मुझसे शिकवा कर रहे हैं। इसके रुखसार पर हल्की सी चपेट लगाती सनम ने रौब से कहा, जिस पर अरतसाम हंसने लगा। दीबा को मैं खुद कहीं नहीं ले जा सकता, लेकिन ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि मुझे इसको लेकर जाना पड़ता है। सड़क पर खड़ी लिफ्ट मांग रही थी, अपनी गाड़ी खराब किए बैठी थी वहाँ।
अब क्या ये मुझे गवारा करता कि मैं अपने खानदान की लड़की को ऐसे सड़क पर खड़ा रहने देता? बस इसीलिए मैंने अपनी बहन को साथ बिठा लिया। इसकी सारी बात वो खामोशी से सुनती रही। आखिर पर वो एहतसाम का दीवा अपनी बहन कहने पर सनम ने बेसाख्त अपनी मुस्कुराहट छुपाई। अच्छी बात है, वो इतना ही कह पाई, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि तुम अपनी खामोश मुस्कुराहट से मुझ पर नाराज़गी जताओ। इसके बाजू को अपनी गर्दन के गिर्द बांधते वो बावर करवाने लगा कि अब की बार वो कहका लगा उठी, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप मुझे समझते हैं और बगैर कहें मेरी बात को जान जाते हैं। इसकी बात पर तायद करती वो वाजे कर गई कि इसे आज भी बुरा लगा दीबा का इसके साथ आना, लेकिन एहतसाम का बगैर माने वजाहत करना इसे मजीद एहतसाम की मोहब्बत में डुबा रहा था। अब इसमें क्या समझूं? अपने प्यार का इजहार सनम ने खुल के इसके रुखसार पर लब रखते, जिस पर वो शरारत से पूछने लगा, यही कि अल्लाह ने आप जो बहुत हसीन बीवी दी है, इसकी आपको तारीफ करता रहना चाहिए। ये कहते वो उठने लगी कि एहतसाम ने मजीद इसको कैद में ले लिया। शुक्र तो हम हर नमाज में अदा करते हैं, लेकिन तारीफ करने का आप मौका ही नहीं दे रही। इसकी जोमाइनी बात पर वो सटपटा गई और बाजू पर चिपत रसीद करने लगी और उठ गई। इसके भागने पर एहतसाम ने कहकर बेसाख्ता था, कल शाम इन दोनों ने एक हफ्ते के लिए घूमने चले जाना था, फिर सनम ने यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन करना थी। वैसे तो हयाम की गैर मौजूदगी में भी वो जा रही थी और हयाम के लिए शॉर्ट नोट्स भी तैयार करती जा रही थी, लेकिन इतने दिन इससे बात ना होने पर वो थोड़ा परेशान भी थी। लेकिन इसे ये सुकून था कि दी जान अब बाकी सब इसका ख्याल रख रहे होंगे। रात को जहांगीर जब अमाद के साथ घर दाखिल हुआ तो सब ख्वातीन सहन में बैठी खुशगपियों में मसरूफ थी। दी जान अपना हुक्का पीने में मशगूल थी और बाकी सब मूंगफली खाने में। हयाम को एक चारपाई पर ताई जान के साथ बैठा देख किसकी तरफ गया। जहांगीर को ताई जान ने अपनी तरफ आता देखा तो खुद ही इसके लिए जगह बना गई कि वो आते हयाम के साथ जोड़कर बैठ गया। इसके साथ जोड़कर बैठने पर हयाम नामहसूस अंदाज में ज़रा पीछे हटी। तबीयत कैसी है? ये दिन में कोई 10वीं बार था कि जहांगीर ने इससे 10वीं बार पूछा था और बदले में इसका वही जवाब बेहतर है हल्की सी आवाज़ में जवाब दिया। जहांगीर कल हयाम को साथ ले जाना अपने शहर, क्योंकि परसों पर फिर हफ्ता है और गुल ने बताया है कि इसकी पढ़ाई के दिन है। वो अम्मा बेगम ने बात शुरू की जब अमाद ने गुल के हाथ से छीली हुई मूंगफली उठा के खुद खाई, जिस पर गुल घूर कर रह गई। जब से आया था यही कर रहा था, वो बेचारी छील छील कर रख रही थी और ये जनाब खाए जा रहे थे। लेकिन अम्मा बेगम अभी तो हयाम ने कुछ कहना चाहा जब जहांगीर बोल पड़ा, ठीक है फिर कल तुम तैयारी मुकम्मल कर लेना, दोपहर में निकलेंगे वरना फिर सर्दी बहुत हो जाती है। मूंगफली के दाने हयाम के हाथ से लेते मसरूफ अंदाज में बोला कि अब की बार हयाम ने घूरा, क्योंकि ये दोनों लड़के कब से यही हरकत किए जा रहे थे। अपनी ले जब जहांगीर फिर से लेने लगा तो हयाम अब की बार अपना हाथ न सिर्फ पीछे किया बल्कि आवाज़ इसको टोका, जिस पर वो हैरत जरदा हुआ। अपनी ही खा रहा हूँ। अपनी कहाँ खा रहे हो? मुझसे छीन रहे हैं? इसकी बात पर वो माथे पर बल डाले बोली, तुम्हारी और मेरी चीज़ में कोई फ़र्क है क्या? अब की बार वो जिस अंदाज में बोला हयाम सटपटा गई और पल में गुरनार हो गई। कोई नहीं, खाने के मामले में सब अपना अपना। गुल ने हयाम की साइड लेते कहा कि अमाद का इससे मूंगफली छिलने वाला हाथ वहीं रुक गया, क्योंकि गुल इसके हाथ पर थप्पड़ रसीद किया। अजीब। अमाद बड़बड़ाता हुआ खुद छिलने लगा। मामू दुआ अपने हाथ में छोटा सा ग्लास पकड़ते जहांगीर के पास आई और इसके साथ जुड़कर बैठ गई। जी मामू की जान। इसके गाल पर बूसा और भरपूर शरारत से बोसा लिया कि वह सहलाने लगी इसको। आप कभी भी नहीं आया जब से हयाम अब आई थी? ये इसका पहली बार सवाल था जहांगीर से, जिस पर सब चौंके। हयाम को तो पानी पीते पीते फंदा लग गया था। मूंगफली खाने के बाद पानी नहीं पीते फिर इसी तरह खांसी आती है। हयाम के हाथ में पानी का गिलास देखते उसको टोकने लगा, जबकि हयाम अच्छे से जानती थी कि बात को वो बदल रहा था। जवाब नहीं दिया तुमने? जहांगीर के जवाब न आते ही ताई जान ने शरारती से पूछा कि हयाम को वहाँ बैठना मुश्किल ही लगा। तभी वह एक्सक्यूज़ करती उठ के कमरे में चली गई। अपने बाबा को कहो। जहांगीर इसके गाल थपथपाता वहाँ से उठा, जबकि इसकी बात पर गुल बुरी तरह शर्माई और जहांगीर को सलवतें सुनाने लगी कि अब दुआ का रुख वाकई इनके जानिब हो गया था। कितने बेशर्म हो गए हैं सब। वो बड़बड़ाती हुई खाने लगी कि इसकी बात पर अमाद महफूज हुआ। कमरे में दाखिल हुआ तो अपने बाल बना रही थी, शायद खुद को फजूल कामों में उलझाना था। तभी 5 मिनट ऐसे ही वो आईने के सामने खड़ी रही, फिर थक कर अलमारी खोले इसमें झांकने लगी, लेकिन वहाँ से भी कुछ करने लायक ना मिला।
आखिर थक हार कर वो खुद बेड पर आई और अपने पाँव स्लीपर से आज़ाद करवाते अपने ऊपर लिहाफ ओढ़े लेट गई। जहांगीर कब से सोफे पर बैठा इसकी ये कार्रवाई देख रहा था। इसके लेटने पर वो खुद सिगरेट निकालता इसको सिलकाने लगा। सिगरेट की स्मेल पर हयाम ने आंखें खोली, सोफे की जानिब देखा जब वो अपने मोबाइल में मगन साथ साथ सिगरेट जला रहा था। हयाम ने ठीक सोचा था, सिगरेट पीता वो वाकई हैंडसम लग रहा था। इस पर यह जचता भी था, लेकिन इसे हैरत तब हुई जब इसके बाद दूसरी भी वो पीने लगा। इतनी ना पिए, कमरे में सोफोकेशन हो जाएगी। इसको धुआं उठाते देख हयाम ने टोका, जिस पर वो चौंक कर इसकी तरफ देखने लगा। ओह, मुझे अंदाजा ही ना हुआ। सिगरेट पाँव में मसलते वो कमरे में धुआं देखता हुआ बोला। मोबाइल अपनी जगह रख के कपड़े चेंज करने चला गया। जब वापस आया तो मुंह तक कंबल ताने सोने की तैयारी में थी। अपनी साइड आता कमरे की लाइट ऑफ करते अभी लेटा ही था कि हयाम थोड़े किनारे की तरफ खिसकी, जिस पर भी वो ना चाहते हुए भी जहांगीर के लब मतबस्सम हुए। मैं कोई मौजी मर्ज नहीं हूँ जिससे तुम दूर भागती हो। जानबूझ के वो इसकी तरफ झुकता हुआ सरगोशी करते कहने लगा। अपनी करीब से इसकी आवाज़ सुनते वो सख्ती से आंखें मीच गई। इसके मजीद कुछ कहने पर जहांगीर मुस्कुराता सुकून से आंखें मूंद गया। अब कल इसको शहर लेके जाना था और साथ ही कैब की तरफ भी। आया तो वो यहाँ एक हफ्ते के लिए था, लेकिन अब इसको वहाँ ज़रूरी काम पड़ गए थे। इरादा इसका भी नहीं था हयाम को ले जाने का, लेकिन हयाम को इनकार करता देख वो खुद जल्दी से हामी भर गया। शायद अब वो इसको अपने पास रखना चाहता था, अपने बेहद करीब। सुबह होते ही हयाम ने पैकिंग शुरू कर दी, जबकि अम्मा बेगम के साथ ताई जान भी इसके कमरे में दाखिल हुई। इसको कपड़े रखता देख वो पास आकर जायजा लेने लगी। जब इसमें आम से चंद सूट देखे तो दोनों के माथे सलवटें उभरी। ये कैसे कपड़े ले जा रही हो? शादी को 50 साल नहीं हो गए जो सादे कपड़े पहनोगी। आओ गुल, ये निकालो और इसके सारे बरी के जोड़े रख दो अंदर। इसको झड़कते उन्होंने गुल को अंदर आते देख कर कहा। ताईजान, वहाँ मैं कैसे पहनूंगी सब? वह एहतजाजन बोली। जब उन्होंने टोक दिया, सब नई दुल्हनें यही पहनती हैं शादी के बाद, कोई आम सा जोड़ा नहीं। और तुमने तो वैसे भी हवेली के बड़े पोती की बीवी हो। अम्मा बेगम से बैग से कपड़े निकालती बोली सख्ती से, तो इसने मदद तलब नज़रों से गुल को देखा। अम्मा बेगम यूनिवर्सिटी में सादे कपड़े ही पहनते हैं। गुल ने हयाम की शक्ल देखते बात करनी चाहिए, जैसे भी पहने जाए। इसकी अभी शादी हुई है तो यही बेहतर है कि इसके लिए अगर किसी ने पूछा तो आराम से बता दे कि शादी हुई है अभी। अब की बार ताई जान ने भी अम्मा बेगम की बात की तायद करती हिस्सा लिया, जिस पर हयाम ठंडी आह भर के रह गई। ये कड़े हर वक्त पहने रखना, उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हाथ में वही कड़े पहनाते उन्होंने सख्ती से हिदायत की जो दी जान ने रिश्ता होने पर पहनाए थे। इन्हें पहनते हयाम के जहन में गोशे में वो याद लहराई जब कैफ के नाम पर ये पहना रहे थे। शादी के बाद से इसने कभी दोबारा कहीं पहने थे, लेकिन आज ये सब वो खुद पहना रही थी। मैं ये जेवर वहाँ हर वक्त तो नहीं पहन सकती ना, यूनिवर्सिटी में जाना होता है अम्मा बेगम, समझे ना। वो इल्तिजा करने लगी, क्योंकि अब वो इसकी ज्वेलरी उठा के इसके बैग में एहतियात से रखवा रहे थे। जिद ना करो, हमारी खानदानी रिवायत है कि कोई भी दुल्हन कहीं भी खाली हाथ नहीं जाती, ठीक है? अब की बार ताई जान ने प्यार से उसके चेहरे पर हाथ रखते कहा, जिस पर वह महज सर हिला गई। चलो ये चेंज कराऊं। गुल को एक जोड़ा लाते देख उन्होंने इजलत में कहा, और वो होंकों की तरह इस जोड़े को देखने लगी, क्योंकि वो चमकीला भड़कीला सुर्ख रंग का जोड़ा था। इस तरह का जोड़ा इसने बस अपनी ना होने वाली बारात पर पहना, इसके बाद नहीं। लेकिन आज लग रहा था जैसे ये ख्वातीन इसको दुल्हन बनाकर रुखसत करने वाली थी। अम्मा, वो आंखों से उलझन लिए ने बोली, जहांगीर के साथ पहली बार कहीं जा रही हो, बल्कि अपने घर जा रही हो, तो अच्छा सा तैयार होके जाओ ताकि वो खुश हो अपनी बीवी को देखते। उन्होंने समझाने वाले अंदाज में कहा। तभी जहांगीर कमरे में दाखिल हुआ और ख्वातीन को यहाँ देखते हैरत का इजहार करने लगा। क्या हुआ है? आप सब यहाँ खैरियत तो है ना? इसे लगा शायद हयाम की तबीयत ठीक नहीं है, तभी वो मुतफिक्र हुआ। इससे पहले कोई कुछ कहता, तभी हयाम वो जोड़ा पहने अपने बालों को पीछे करती बाहर निकली। अब इसका गला देखिए कितना खुला है। वो अपनी ही धुन में चलती हुई शिकवा करने को थी, तब बाकियों के साथ जहांगीर की नज़र भी इसकी तरफ उठी तो वो सटपटा के नजरें फेर गया। हयाम ने जल्दी से साइड पर पड़ा अपना दुपट्टा उठा के उड़ा तो बाकी सब ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। पीछे से बंद नहीं करोगी तो कल खुला ही होगा ना?
तुम आओ मेरे साथ, गुल आहिस्ता आवाज़ में कहती इसको अपने साथ कमरे में ले गई। दोपहर तक गुल इसको अच्छा खासा तैयार कर चुकी थी। आज तो हयाम को वाकई लग रहा था जैसे इसकी रुखसती करवाने वाले हो ये सबको ढेर सारी दुआएं दे रहे थे, बार बार इसका माथा चूमते, इसको सीने से लगाते। आज इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, वजह शायद जहांगीर का आ जाना था, जिससे दिल जो तसल्ली मिली थी। अगर आज इसकी तबीयत खराब होती तो जहांगीर बिल्कुल भी इसे साथ ना ले जाता, लेकिन पढ़ाई का भी नुकसान था काफ़ी। सफ़र करते इनको आधा घंटा गुजर गया था, लेकिन दोनों में कोई बात ना हुई। हयाम तो कुछ तबीयत की वजह से सो गई थी, जबकि जहांगीर इसके सोने से सख्त बेजार हो गया था। मज़ीद थोड़े सफ़र के बाद वो मंजिल पर पहुंचे तो जहांगीर ने जगाने की बजाय 3-4 बार हॉर्न दी, जिससे हयाम बुरी तरह घबरा के आंखें खोलती हर सा जहांगीर को देखने लगी। इसकी हिरनी जैसी आंखों में उलझन देखते जहांगीर ने कमाल जब्त का मुजाहरा करते अपनी मुस्कुराहट को रोका, वरना इसकी शक्ल देखते इसका दिल चाह रहा था कि कहा लगाए। घर आ गया, सरसरी सा बताते वो गाड़ी का दरवाज़ा खुलते बाहर निकला तो इसके पीछे ही हयाम भी निकली। इन्हें आते हुए शाम हो चली थी, जिससे सर्दी की खनकी में इजाफा हो गया था। हल्की सी धुंध भी छा गई थी। बिल्डिंग में एंटर होते इसने लिफ्ट का बटन प्रेस किया और मतलूबा फ्लोर पर जाने लगा। फ्लैट का दरवाज़ा खुलते इनको अंदर अजहर साहब मिले, जो हयाम के लिए खुशगवार हैरत थी कि यहाँ कैसे आए। अरे आज तो हयाम बच्चा भी आया है। इसके सर पर शपथ भरा हाथ रखते उन्होंने मोहब्बत से कहा तो जहांगीर ने बताया कि पढ़ाई का हर्ज हो रहा था, जिससे वो इसे शहर ले आया। अब वो इसी के साथ रहेगी और यहीं पढ़ा भी करेगी। जहांगीर हयाम को अपने साथ आने का इशारा देता एक कमरे में ले गया, जहाँ की लाइट जल रही थी। कमरे में दाखिल होते ही हयाम के कदम जैसे साकित हुए। वजूद जैसे पत्थर सा हो गया। वो बेयकीनी से सामने खड़े जहांगीर को देखने लगी, जो इसे यहाँ ले आया था। आखिर क्यों? जहांगीर आगे बढ़ते इसकी फाइल चेक करने लगा और साथ अटैच मशीन पर इसकी रीडिंग ग्राफ का जायजा लेने लगा। आसिम, ये हैरत वो उलझन की ज्यादती थी कि इसके अल्फाज निकलने से इनकारी थी। इसके आवाज़ पर जहांगीर ने मुड़ते उसे देखा, जिसकी आंखों में आंसू निकलने को बेताब थे। हयाम, वो फिक्रमंदी से पुकारा था इसकी तरफ लपका। जब वो रोते उसे खुद इसके करीब हुई। ये इसे क्या हुआ है? वो घबराते लहजे में कहती, बाकायदा रोने लगी। कानों में अल्फाजों की बौछार होने लगी। मनूस अपने होने वाली शौहर को खा गई। क्या किस्मत पाई है बेचारी ने। रिलैक्स, ठीक है, वो रिकवर कर रहा है बहुत तेज़ी से। इसको हल्के से साथ लगाते बहलाने लगा। ये कब ठीक होगा? अपनी हालत पर काबू पाती वो संभल कर बोली, इंशाअल्लाह जल्दी बेहतरी की तरफ आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, फिक्र नहीं करो। बाहर बैठो, आ रहा हूँ, फिर घर चलते हैं। इसको परसुकून करते बाहर रुकने का कहा और खुद कैफ के पास ही रुक गया। हयाम बाहर आते ये सोचने लगी, अपने घर जाना मतलब ये अपना नहीं था। इससे तो अजहर साहब को यहाँ देखकर सुकून मिला था। यहाँ वो अकेली आसिम के साथ नहीं रहेगी, लेकिन अब वो कह रहा था अपने घर। 2 मिनट बाद जहांगीर कमरे से बाहर आया और उसे चलने का इशारा किया। अरे अभी तो आए हैं, ठहर जाओ ज़रा। इनको जाता देख अजहर साहब रोकने पर इसरार करने लगे। नहीं बाबा, घर कुछ काम है, कल परसों चक्कर लगाता हूँ मैं, मुस्कुरा कर टालता वो बाहर निकल गया। 10 मिनट के फासले पर ही इसने गाड़ी फिर से रोकी तो हयाम को घबराहट ने जा लिया। आप मुझे सनम के घर छोड़ देंगे? अपना लहजा मजबूत करते कहने लगी। जब डोर खुलते इसके हाथ पल भर को थम गए। गर्दन मोड़ते इसने आईब्रो झुकाते पूछा, वजह? आपको काम होंगे इसलिए मुझे इसके पास छोड़ आइए, इससे भी मिल लूँगी मैं, संजीदगी से कहती अपनी शॉल को अपने गिर्द ठीक करने लगी। मुझे अगर काम हो है तो तुम्हारी मौजूदगी में हो जाएंगे। और रही बात सनम से मिलने की, तो जब यूनिवर्सिटी जाओगी मिल लेना। वैसे भी वो अर्तसाम के साथ घूमने गई है कुछ दिनों के लिए। इसके बहाने को नज़रअंदाज करता वो साफ साफ बताने लगा, जिस पर हयाम आंखें घुमा कर रह गई। अब चलिए या तुम्हारी हॉस्टल छोड़ाऊँ? वो तंज़ा कर रहा था या मशवरा वो समझ ना पाई, लेकिन कुछ कहने के बजाय वो गाड़ी से उतरती बाहर आई। आपको चाय क्यों नहीं पसंद? अपने कमरे की बालकनी में खड़ी वो ताज़ी हवा को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी, जब इसके पीछे आते अर्तसाम ने इसके गिर्द हसार बांध के इसके कंधे पर थोड़ी टिकाई। अभी थोड़ी दिन पहले ही उसे मालूम पड़ा कि इसका शौहर चाय का ज़्यादा शौकीन नहीं। तभी वो इससे सवाल करने लगी, क्योंकि वो खुद दिन में एक बार तो ज़रूर पीती थी। मुझे ये सर दर्द हुआ भी नहीं पसंद, लेकिन जब तुम साथ होती हो तो ये सर्द हवा भी ओहो मुझे ये सर्द हवा भी नहीं पसंद, लेकिन जब तुम साथ होती हो तो ये सर्द हवा भी हैदत से लगती है। चाय नहीं पसंद, लेकिन जब तुम बनाती हो तो चाहत के साथ चुस्कियाँ भी
भर लेता हूँ। मुझे तन्हाई नहीं पसंद, लेकिन तुम्हारे साथ ये तन्हाई भी दिलफरेब लगती है। उसके कंधे पर हल्के से लब रखता मोहब्बत से कहने लगा कि सनम के लबों के गोशों ने मुस्कुराहट को छुआ। मेरे सूरज, मेरे जिस्म पर अपना साया कर। बड़ी तेज हवा है, सर्दी आज गजब की है। यहाँ इनको आए 2 दिन हो चुके थे और हर लम्हा अरतसाम के साथ हसीन से हसीन तर होती जा रहा था। जितनी वो शुक्रगुजार होती उतना कम था कि अरतसाम जैसा चाहने वाला शौहर मिला था। बाहर चलिए, तुम कब से बाहर बैठी हुई यहाँ? दोपहर का 1 बज रहा था और सुबह से सनम ने बाहर जाने से इनकार कर दिया था। इसके कहने के मुताबिक आज सर्दी बहुत ज़्यादा थी और बाहर जाके वो अपनी तबीयत बिगाड़ना नहीं चाहती थी। सर्दी बहुत है, वो मासूमियत से मुंह बना के बोली थी जब वो हौले से मुस्कुराया। सर्द हवाएं मुझे पसंद नहीं, जबकि तुम्हें सर्दी का मौसम बहुत पसंद है। इसके बरक्स सर्दी में तुम्हें बाहर नहीं जाना हैरत है। छोड़ो ये बहाने, आओ बाहर चले, फिर वापस आके सर्दी कम कर लेना। इसको बाहर ले जाने पर वो इसरार करने लगा, लेकिन आखिर पर इसकी बात पर वो घूर कर रह गई। हाँ, जब मेरी कुल्फी बन जाएगी ना, तब मुझे ले आइएगा वापस। गफी से उसकी तरफ मुड़ते वो कहकर रूम में चली गई। इसके साथ अब बाहर जाने की तैयारी करे, वरना वो इसको ले जाने में वो ब्लैकमेल भी करता रहता था। हयाम का मैसेज आया था रात को, मुझे याद नहीं रहा तुम्हें बताना। रात का आया हयाम का मैसेज याद करते अरतसाम ने अपना मोबाइल इसकी तरफ बढ़ाते कहा, जो खुद को डबल शॉल से कवर कर रही थी। अच्छा किया आया था। इससे मोबाइल लेते वो पूछने लगी तो जवाब में उसने देखने का इशारा किया, जहां उसने नाराज़गी का इजहार किया था कि वो इसको भूल गई है। इसके अपनायत भरे शिकवों पर मध्यम सा मुस्कुराई। इसको अपना बनाती वो मोबाइल अब वापस अरतसाम के हवाले कर गई। यहाँ हयाम तो आ गई थी, लेकिन इसमें हिम्मत ना थी कि वह आसिम जहांगीर के साथ यूनिवर्सिटी जाती और दूसरों के सवालों का जवाब देती। सब तरह तरह के सवाल करते कि वो इसके साथ क्यों आई हैं। लड़कियां तो वैसे भी आसिम को ताड़ने में मसरूफ होती थी, और जब इसको साथ गाड़ी से निकलते देखती तो जाने क्या क्या कह डालती। तभी 2 दिन से फिर बीमार हुई बिस्तर पर लगी थी। बुखार इतना शदीद नहीं था, लेकिन अभी वो पहले ठीक नहीं हुई थी कि फिर से बुखार हो गया। नखात वो कमज़ोरी से उठा नहीं जा रहा था। इससे पहले दिन तो जहांगीर को बहुत काम थे तो दूसरे कमरे में काम करते वक्त काफ़ी बीत गया था और अब वो वहीं सो गया। हयाम ने तो शुक्र का कलमा पढ़ा था, लेकिन जब सुबह इसने हयाम को बुखार में तपते देखा तो इसी के पास रुक गया। इसको मेडिसिन वगैरह खिला के ज़रूरी काम का कहकर चला गया। रात को वापस आते हयाम के गरीज दिखाने के बावजूद इसके पास ठहरा कि कहीं रात को ज़रूरत ना पड़ जाए। आज तबीयत बेहतर थी, अपना आप हल्का महसूस कर रही थी। तभी अपना एक ड्रेस निकालते वो शॉवर लेने चली गई। जहांगीर इन 2 दिनों से बाहर से ही खाना ला रहा था। अभी भी वो शाम का खाना लेने गया हुआ था। सुबह का नाश्ता वो खुद बना लेता था आराम से। शाम के वक्त वो खुद मसरूफ़ होता था, वक्त नहीं मिलता था कि खाना बना ले। ये किस तरह के ड्रेस दिए हैं मुझे, इतने हैवी हैं। मुझसे ज़्यादा तो इन का वज़न है, कहीं मैं गिर ही ना जाऊं। आईने के सामने खड़े होते वो अपनी ग्रे रंग का खूबसूरत लिबास देखने लगी, जिस पर अच्छा खासा नगीनों का काम था। अपनी तरफ से इसने कम काम वाला ही जोड़ा निकाला था, लेकिन ये भी अच्छा खासा भारी था। अपने बालों को सुलझाने के बाद आधे बालों को कैचर में कैद किए वो एक साइड पर दुपट्टा रखते किचन में आ गई। यहाँ तो सब कुछ पड़ा है। ख्वामा का बाहर से खाना लेने चले गए हैं। आज तो तबीयत ठीक थी, मैं बना लेती थी कुछ। फ्रिज में मतलूबा चीज़ें देखते अपने आप से बड़बड़ाने लगी। शायद इसने पहले ही सब सब्जियां बॉईल करके रखी हुई थी। मटर का पैकेट निकालते इसने पानी में रख दिया कि इसका पुलाव बना लेगी। मोबाइल चेक किया तो इसमें सनम का रिप्लाई आया था। खुद मैडम अपना नंबर बंद किए बैठी है, हनीमून बनाने चली गई थी। तभी अरतसाम के नंबर पर इससे रब्ता करना पड़ा। सनम ने इसमें अपनी सेहत का बता के इसकी खैरियत दरियाफ्त की और कहा कि 3 दिनों बाद वो वापस आ रही है। जहांगीर के आने तक वो घर का बिखेरा काम समेटने लगी। वैसे तो इसने खुद सब सेट करके रखा था, लेकिन आज वो अपने बैग से चीज़ें निकालती अलमारी में सेट करने लगी। ड्रेसिंग के सामने खड़ी होती देखा कि 4 से 5 बॉडी स्प्रे और इनके साथ अलग अलग सी ब्रांड की परफ्यूम्स। कितनी परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, कौफत से सोचती। इसकी एक बॉडी स्प्रे उठाते हल्का सा फिजा में स्प्रे किया तो नाक की नथनों से मीठी सी खुशबू टकराई। इसे याद आया कि जहांगीर अक्सर यूनिवर्सिटी यही लगा के आता था। अपना ज़रूरी सामान एक जगह पर सेट करते बाकी रोज़मर्रा की चीज़ें तरतीब से रखने लगी।
बेड शीट को दुरुस्त करते से रात का वो लम्हा याद आया जब वो इसके सिरहाने बैठा, इसके एक हाथ पकड़े दूसरे हाथ से इसका सर दबा रहा था। इसकी कैर याद करते हल्का सा मुस्कुरा दी, तभी चेहरे जैसे घर में कोई दाखिल हुआ जिसको महसूस करते कमरे से बाहर निकली तो हाथ में खाने की बैग्स थामे वो दरवाज़ा लॉक कर रहा था। हयाम को देखते इसको अंदाज़ा हो गया कि वो अब फ्रेश फील होकर रही होगी, लेकिन फिर भी वो हमेशा की तरह इसके मुंह से सुनना चाहता था, कैसी तबीयत है अब। टेबल पर बैग्स रखते साथ ही सोफे पर बैठते अपने शूज़ उतारने लगा। जी ठीक हूँ, आप मुझे बता देते, मैं खाना बना लेती हूँ। यूँ अब हम रोज़ ही तो नहीं ना बाहर से खाना खाते रहेंगे। टेबल से खाने के बैग्स पकड़ते वो नॉर्मल लहजे में कहने लगी तो जहांगीर ने एक नज़र उसे देखा, जिसके बाल थोड़े आगे और थोड़े पीछे फैले थे। दुपट्टा अब भी एक साइड कंधे पर था। मैं कब कह रहा हूँ कि रोज़ बाहर से आया करेगा, कल से बना लेना नाश्ता, लंच, डिनर। सोफे से उठते स्लीपर पहनते वो हाथ मुंह धोने चला गया। इसकी बात पर हयाम का मुंह बन गया। इतना तो कह सकता था कि कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं बना लिया करूँगा खाना। कल यूनिवर्सिटी में सेमिनार है, मेरे साथ चल रही हो या नहीं? खाने के दौरान हयाम को बगैर देखे उसने पूछा तो हयाम के जहन में फिर से बात आई कि सब इससे कैसे सवालात करेंगे। तभी वो घबराती फौरन नफ़ी में सर हिला गई। नहीं, जब तक सनम नहीं आ जाती मैं नहीं जा रही। खुद को संभालते उसने जवाब दिया। खाने से नज़रें हटाता उसकी तरफ देखने लगा, जिसकी नज़रें खाने पर ही झुकी हुई थी। अगर तुम कल जाओगी तो तुम्हारा पिछला कवर हो जाएगा सब, क्योंकि वो सब इसी से रिलेटेड करता है। सरसरी सा बताने के लगा शायद वो चली जाए। नहीं, मैं सनम के साथ ही जाऊंगी। वो बात को टालना चाहती थी, लेकिन शायद जहांगीर नहीं चाहता था। वो इसकी कैफियत को समझ चुका था। तभी वो इसरार कर रहा था कि वो कल जाए और एक बार हिम्मत दिखाए। जहाँ तक मुझे याद है तुम सेमिनार में सनम के साथ नहीं जाती थी, अकेली ही होती थी। एक ज़बरदस्त मौका है कि तुम अपना नुकसान कवर कर लोगी। खाना ख़त्म करता वो संजीदगी से कहता, आखिर में हल्का सा मुस्कुराया। हयाम को इसकी मुस्कुराहट चालाक लगी, जैसे वो चालाकी दिखा रहा हो। बर्तन समेटते हुए जहांगीर भी इसके साथ किचन में मदद करवाने आ गया। छोटी मोटी चीज़ें समेटी थी और हयाम ने उतनी देर में बर्तन धो दिए थे। सुबह 10 बजे सेमिनार है और 9 बजे मेरी क्लास हो तो 9 बजे तक हम चले जाएंगे। तब तक तुम मेरी कैबिन में बैठ जाना, फिर मैं ले जाऊंगा। जहांगीर सोने के लिए चेंज करके आया तो हयाम को मुखातिब करने लगा। जी ठीक है, इसे बददिली से कहा कि अब वो इसके कैबिन में ही बैठ के इसका इंतज़ार करेगी। जिस चीज़ से वो भागना चाह रही थी, आसिम जहांगीर की पूरी कोशिश थी कि वो बच ना पाए उससे। मेरी कुछ ड्रेस हॉस्टल में मौजूद है, ये सब पहन के मैं सो नहीं पाऊंगी, तो वो भी लाने हैं। अपने बालों को बैंड में कैद करते अपनी उलझन बताई। ठीक है, कल वापसी पर शॉपिंग कर लेंगे, तुम अपनी ज़रूरियत का बाकी सामान भी ले लेना। बात करते वो जहांगीर के पास ही खड़ी थी तो इसका हाथ थामते अपने सामने बिठाते हौले से इसके बालों को बैंड से आज़ाद कर गया। तुम्हें मालूम है, तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं। इसके बालों को आगे करते वो मखमूर लहजे में बोला कि अचानक इसके बदले लहजे में इसका जोरों से दिल धड़का। इसके हाथों की हरकत देखती वो अब अपने आप में सिमरती थी, जैसे कबर्ड से मेरा कोई ट्राउज़र शर्ट निकाल के आज के लिए पहन लो, फिर कल शॉपिंग पर जाएंगे। उसके रुखसार इसे शौक से जसारत करने पर मजबूर कर रहे थे, लेकिन वो जब्त कर गया। आपका निकाल के पहनूं मैं? वह हैरत से अपनी आंखों को फैलाते पूछने लगी। मुझे कोई एतराज़ नहीं, ऐसे ही सो जाओ। गैर इरादी तौर पर हयाम को किसी रोमानी जुमले का इंतज़ार था, लेकिन नहीं, यहाँ जनाब को किस रोमांस के कीड़े ने काट लेना था। अपनी सोच पर खुद ही हल्का सा हंसती उठी और उसके कहने के मुताबिक इसकी कोई शर्ट और ट्राउज़र निकाल कर चेंज करने चली गई। आहिस्ता आहिस्ता वो खुद को समझाना शुरू हो गई थी कि वो अब इसका शौहर है तो इसे कतराना बंद कर दे, इससे खुलकर बात करने के लिए कोशिश किया करे, जो जहांगीर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था। शायद ये अजनबियत की दीवार जहांगीर को ही गिरानी थी, तभी वो हर तरह से उससे नॉर्मल रवैया इख्तियार किए हुए था ताकि हयाम इजी फील करे। अभी वो जब चेंज करके आई तो जहांगीर को पता था कि इसे वो सामने नहीं आएगी। तभी कमरे की लाइट वो बंद करके सोने के लिए ऊपर लिहाफोड़ी लेट चुका था। उम्मीद के मुताबिक हयाम लाइट बंद देखती आराम से चलती अपनी जगह पर आती लेट गई। चलो आओ। यूनिवर्सिटी पहुंचते पार्किंग में गाड़ी रोकते जहांगीर ने कहा तो हयाम चौकी के वो कैसे इसके साथ बाहर निकले। आसिम, इसने झिझकते पुकारा, आप पहले जाए, मैं बाद में आती हूँ, या मैं पहले चली जाती हूँ, फिर आप आइएगा।
ऐसे आसानी होगी और मैं लाइब्रेरी चली जाऊंगी। आप मुझे कॉल करिएगा, मैं आ जाऊंगी। वो अपना छोटा सा प्लान इसे गोश गुजार करने लगी, जिस पर जहांगीर हौनक बना उसे देखने लगा कि ये क्या हो गया उसे। वजह, मेरे साथ जाने में क्या मसला है तुम्हें? जहांगीर ने हल्की सी माथे पर शिकन लिए पूछा, जिस पर वो आंखें घुमा कर रह गई। अगर किसी ने कुछ पूछा तो जवाब दीजिएगा खुद ही, वो तड़क कर बोली और अपनी साइड का डोर खोलते निकल गई। आज इसने रॉयल ब्लू कलर का खूबसूरत सा जोड़ा पहना था, जिस पर हल्की सी बारीक सी कढ़ाई हुई थी। इसके अलावा इसने कोई तैयारी नहीं की थी, लेकिन वो फिर भी नई नई शादीशुदा लग रही थी। माहौल पर मजीद आग जहांगीर के पहने ड्रेस ने लगा दी थी जब वो कमरे में ब्लू शर्ट के साथ ब्लैक पैंट पहने दाखिल हुआ। हयाम का तो पारा ही हाई हो गया। अब इसको यकीन हो चला था कि आसिम जहांगीर जानबूझकर ये सब कर रहा था, ताकि अगर किसी को ना भी इल्म हो तो इनकी ड्रेसिंग देखकर सबको हो जाए। सर पर जबरदस्ती दुपट्टा सेट किए वो जहांगीर से फासला बना के चल रही थी, जबकि वो कदम ब कदम इसके करीब आता जा रहा था। आप थोड़ा दूर रहकर नहीं चल सकते? सब देख रहे हैं। हयाम को अंदाजा था कि बहुत से स्टूडेंट्स ने उसे जहांगीर की गाड़ी से उतरते देख लिया था और अब भी शक की निगाह से देख रहे थे। तभी वो उसकी जानिब गर्दन मोड़ते हुए होठों पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट सजाए टोकने लगी, जिस पर आसिम जहांगीर मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट छुपा गया। अरे हयाम, कैसी हो? इतनी देर बाद देख रही हूँ तुम्हें। और तुम सरासिम के साथ क्यों आई हो? सोने पर सुहागा, ये हुआ क्या है? इसके एक क्लास फेलो उसके सामने आ गई। यकीनन वो भी देख चुकी थी। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। हाँ, बस कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। हयाम मुस्कुरा कर उसके साथ चलने लगी। हयाम की क्लास फेलो नादिया भी हर सेमिनार में शिरकत करती थी। ये इन लड़कियों में से थी जो हवाई फायरिंग की तरह बात को हवा में उछालती थी कि इसकी गूंज हर तरफ होती थी। सर आसिम के साथ क्यों आई थी? इसकी सुई अभी भी वहीं अटकी थी, जिससे हयाम को कौफत होने लगी। जबकि इनके पीछे यह आहिस्ता से कदम लेता। जहांगीर बज़ाहिर अपने मोबाइल में बिजी नजर आ रहा था, लेकिन ध्यान इनका इनकी बातों की तरफ था। वो मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी तो सर ने मुझे लिफ्ट दे दी, वो मरवतन मुस्कुराते हुए बताने लगी। क्या वो इसे शक की नज़रों से देखने लगी। मैं चलता हूँ, तुम आ जाना फ्री होके। अभी वो सामने खड़ी नादिया को अपने ख्यालों में मारने ही वाली थी कि इसको जहांगीर की आवाज़ सुनाई दी, जिस पर हयाम के साथ साथ नादिया फायर भी हो चुकी थी। तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है? वो अब की बार वो मायने खेज मुस्कुराहट से पूछने लगी कि हयाम चाह कर भी अपने लबों के गोशों पर मुस्कुराहट न लाई। नोट्स लेने थे कुछ। तभी वो इतना कह के बिना इसकी बात मजीद सुने वो लाइब्रेरी की तरफ चल दी और जहांगीर को दिल ही दिल में मारने की प्लान बनाने लगी। यानी हद है, जानबूझ के वो सब कर रहा था। मैं वेट कर रहा हूँ, आ जाओ। लाइब्रेरी में बैठे उसे 1 घंटा हो गया था जब जहांगीर का मैसेज वसूल हुआ। मैसेज को पढ़ते इसने रूम नंबर पूछा, जिस पर जहांगीर ने बताया कि इसके ऑफिस रूम में आए। वजह पूछने पर जहांगीर ने कहा ऐसे ही, वो साथ चलते हैं, जिस पर हयाम को तब चढ़ी। मजीद कोई बात किए वो खुद ही सीढ़ियाँ चढ़ती वही पुराने वाले रूम में गई, लेकिन वहां नहीं हो रही थी। दूसरे लोगों से पूछती। वो मतलूबा रूम में पहुंच गई तो सुख का सांस लिया। चौथी लाइन में जाकर इसने निशत संभाली। तकरीबन हॉल सारा भर चुका था और सेमिनार शुरू होने वाला था जब अचानक कोई इसके बराबर वाली सीट पर आके बैठ गया। गर्दन घुमाई तो जहांगीर था। इसको देखते ही हयाम को अपना वो दिन याद आ गया जब पहली बार सेमिनार लेने आई थी। तब भी जहांगीर इसी तरह इसके साथ बैठा था, लेकिन तब वो सरताज शौहर। ये क्या कर रहे हैं आप? हाथ छोड़िए मेरा। सामने मीडिया पर जब ऑन किया गया तो लाइट्स ऑफ हुई थी। हयाम का हाथ जहांगीर की गिरफ्त में आया, जिस पर वो बौखलाते हाथ छुड़ाने लगी। आज तो जैसे इसके रंग ही निराले थे। रिलैक्स, वो नॉर्मल होता बोला। इसके बरक्स हयाम अब नॉर्मल हुई थी। आसिम, कोई देख लेगा, वो बाज रखने लगी। हयाम ने एहतियातन अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन नादिया जो इन्हीं के लाइन में बैठी थी वो दोनों को घूर के देख रही थी। इसके देखने पर हयाम के औसान खता हो गए और अपने अंदर हिम्मत पैदा करती झटके से हाथ छुड़ा गई। वो जो इसकी ड्रॉप लगने की वजह से सूजन पर हल्के से अंगूठा फेर रहा था, अचानक से हाथ छुड़ाने पर हैरान हुआ। प्लीज़, वो हमें देख रही है। बोलते जाए वह बोली तो जहांगीर ने एक नज़र बाएं दाएं बाएं देखा तो इस पर नादिया नजर आई। देख तो वो भी रही थी, लेकिन जहांगीर की सर्द नज़रों से घूरने पर, वह सवालिया अब्रोच काने पर वो मुस्कुराती नफ़ी में सर हिला के सामने देखने लगी। सामने देखते वो चालाकी से मुस्कुराई। यकीनन इसको नया टॉपिक मिल गया था। जोफ़ा कहाँ है?
और दादी जान घर में दाखिल होते जोफ़ा की गैर मौजूदगी को महसूस करते वो मुलाजिम से पूछने लगा, जिस पर उसने बताया कि वो दादी जान के साथ पड़ोस में किसी की इयादत करने गई हुई है। ठीक है, जब आए तो उसे कमरे में भेजना, मुझे काम है कह कुछ। इतना कहकर वो कमरे में चला गया। 3 दिन से वो कराची गया हुआ था काम के सिलसिले में, और आज अभी घर वापसी हुई थी उसकी। दादी जान और जोफ़ा दोनों को ना पाते वो हैरान हुआ था। आते हुए वो कैफ के पास से भी होके आया था इसकी खैरियत दरियाफ्त करने। डॉक्टर्स के मुताबिक वो रिकवर कर रहा था और बहुत तेज़ी से। इनकी फैमिलीज़ के अलावा किसी को भी कैफ के बारे में मालूम नहीं था अभी। जहांगीर को निकाह के लिए मनाने में इससे तभी मुश्किल पेश आई क्योंकि इसका कहना था कि कैफ अभी जिंदा है और इस तरह वो इसकी होने वाली बीवी को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकता। अजहर साहब और दादा जान के समझाने के बाद वो माना था और राज़ी हुआ था निकाह के लिए। इसको यकीन था कि वह हयाम का अच्छे से ख्याल रखेगा क्योंकि जहांगीर रिश्तों की कदर करना जानता था। लेकिन उस दिन हयाम की हालत और इसकी जिद देखते असफान अपने गुस्से पर काबू न रख पाया और वहां से वापसी पर वो जहांगीर की अच्छी क्लास ले आया था। सबके सामने वो कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन अकेले में वो अच्छी तरह खातिर में दारत करके आया था उसकी। कल हयाम से फ़ोन पर बात करते इसको सुकून मिला, ये जान कर के वो जहांगीर के साथ इसके घर शहर में मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम, आप कब आए? कमरे में दाखिल होती जोफ़ा हैरत व खुशी से पूछने लगी तो असफान को लगा जैसे अपनी बीवी को देखते सफ़र की सारी थकान उतर चुकी है। बस थोड़ी देर पहले आया हूँ, आप सुनाइए कैसी हैं आप? दादी जान कैसी हैं? चल के इसके पास आता अपने सीने से लगाया कि इसकी बेचैनी पर वो मुस्कुरा दी। सब ठीक है, आप आइए दादी जान के पास बैठते हैं, वो भी इंतज़ार कर रही होगी। इससे अलग होती वो मसरूर से कहने लगी। इतने दिनों बाद वो असफान को देख रही थी तो दिल जैसे खुद पर सुकून हो गया था। चलिए, मुस्कुराता इसको अस्पताल में लेने जाने लगा जब जोफ़ा ने कहा कि वो थोड़ी देर में आती है फ्रेश होकर। असफान ने मामूली सा नोट किया कि वो नज़रें चुरा रही थी कि कहते हुए, लेकिन फिर भी सर झटक कर वो मुस्कुराता दादी जान से मिलने चला गया। असफान के जाने के बाद जोफ़ा अपनी शॉल उतारती हुई हाथ में मौजूद चीज़ को देखने लगी जहाँ एक नंबर लिखा था। अल्लाह करे कि अब इससे राब्ता हो जाए। जल्दी से एक पेन पकड़ती वो नंबर नोट करती, इसे कबर्ड में ध्यान से रखने लगी और फ्रेश होने चली गई। रात को सोने से पहले करूँगी एक बार कॉल, अगर हो गई तो ठीक, वरना सुबह करके देखूंगी। खुद से बड़बड़ाती वो फ्रेश होने चली गई और वापस आते दादी जान के पास आ गई। मामा ये असल अब्बू है क्या? क्या होता है? इसका स्कूल यूनिफॉर्म चेंज कर रही थी जब दुआ ने मासूमियत से सवाल पूछा, जिस पर गुल पल भर को हैरत में डूब गई कि ये कैसा सवाल है। असल नकल अब्बू कुछ नहीं होते, बस बाबा होते हैं। आपके बाबा अमाद हैं। गुल को जाने क्यों खदशा होने लगा था, तभी वो अमाद का ही बताने लगी, वरना अगर वो इसको असल नकल का कॉन्सेप्ट देती तो ज़रूर वो लज जाती। मतलब बाबा ही मेरे असल अब्बू हैं? दुआ उसकी तरफ देखते पूछने लगी। हाँ जी, सबके एक ही होते हैं बाबा, तो आपके भी एक ही बाबा हैं? अमाद इसको प्यार से बोसा देती समझाने लगी तो वो लज गई। लेकिन जो अंकल आए थे वो कह रहे थे कि वो मेरे असल अब्बू हैं, बाबा नकली हैं। इसके अल्फाजों पर गुल जैसे साकित हो गई। मतलब कि वो यहाँ तक दोबारा इसके पीछे आ गया था बर्बाद करने, और अब इसकी बेटी का सहारा लेकर। दुआ, ऐसी बात ना सुनो मैं। आपके बस एक ही बाबा है, वो अमाद है और कोई नहीं। आइंदा आपने ऐसी कोई बात नहीं करनी, वरना मुझसे बुरा नहीं होगा कोई। अपने लहजे में वो ज़रा सख्ती से लाते बोली तो दुआ मुंह बना गई। क्या हो गया है, क्यों डांट रही हैं आप? अमान ने इसके बात तो ना सुनी थी, लेकिन इसके लहजे में हैरान होता पूछने लगा। फजूल की जिद कर रही है, बात ही नहीं मान रही, बदतमीज़ होती जा रही है। गुल को जाने क्या हुआ कि वो चिड़चिड़ापन दिखाने लगी, जिस पर अमाद भी हैरान हुआ। मैं कुछ नहीं किया मामा, झूठ बोल रही है। दुआ ने इसकी बात की नफी की तो इसने कौन सी बदतमीजी कर दी थी? देखा कैसे जबान चला रही है मेरे सामने। गुल माथे पर बल लिए दुआ पर गुस्सा होती तो अमान ने दुआ को बाहर जाने का इशारा किया और खुद दरवाज़ा बंद करते इसके पास आया। ये किस लहजे में बात कर रही थी आप इससे? अमान ने संजीदगी से पूछा। इसे वाकई नागवार गुजरा था गुल को दुआ को ऐसे कहना। अगर इससे कोई गलती हुई थी तो प्यार से समझाती, बजाय इस पर गुस्सा करने के। आप देख नहीं रहे कैसे वो मुझे जवाब दे रही थी? आगे से बात करते इसका लहजा हल्का नम हुआ। देख रहा हूँ मैं इसे भी और आपको भी, लेकिन आप इसे ऐसा क्यों कह रही हैं, जबकि आप भी अच्छे से जानती हैं कि हमारी बेटी ऐसी नहीं है। अब की बार अमाद ने नरमी से पूछा, जिस पर वो रोते हुए इसके सीने से जा लगी। ये हमारी बेटी है ना? आप इसके बाबा है ना? बताइए, वो आंसू बहाती पूछने लगी। अमाद इसके रद्द-ए-अमल पर शदीद हैरान वो उलझा। बातें ना बताइए ना, वो हमारी बेटी है ना? आप इनके बाबा है ना?
इसकी खामोशी पर वो सर उठा के गुस्से से पूछने लगी, जबकि आंसू अब भी बह रहे थे। जी वो हमारी बेटी है, आप क्यों रो रही है? खुदारा बताइए, मुझे आप परेशान हो कर रही है। इसे शिद्दत से रोकने पर वो खुद परेशान हो गया। वो चेहरा हाथों में थामे पूछने लगा, फिर वो असल अब्बू का पूछ रही है, वो क्यों आपको नकली कह रही है? आप इसे बताइए कि आप इसके बाबा हैं, आप इसके असल अब्बू हैं। अमाद में से खोना नहीं चाहती, मैं आपको खोना नहीं चाहती। इसके हाथों पर हाथ रखती वो मजीद फूट फूट कर रोने लगी कि अमाद इसका हाथ पुष्ट मंजर समझ गया। फिक्र नहीं करें, मैं हूं ना, कुछ नहीं होता, इसे मैं समझाऊंगा। इसको दोबारा से सीने से लगाते चुप कराने लगा। आप ही इसके बाबा हैं, इसे समझाइए आप। वो दोबारा से कभी ऐसा ना पूछे। वो मुसलसल रोई जा रही थी कि अमान ने सोचा कि अब वो इस बारे में जहांगीर और बाकी सब बड़े मर्दों से बात करेगा, क्योंकि ये बात अब छोटी नहीं थी कि वो दुआ से मिलने लगा था और इसको ये बताने लगा था कि वो इसका असल बाप है। दुआ तो अभी काफ़ी छोटी थी, तभी इस बात को समझ ना पाई। वो ताया जान को अब्बू समझती थी, इसे वो आदमी भी ताया जान ही लगा था, लेकिन वो तो इस छोटी सी बच्ची के दिमाग में ये लाना चाह रहा था कि इसका असल बाप कोई और है। अभी नहीं तो आगे चल ही कर यह हकीकत ज़रूर खुलनी थी, लेकिन इसे अमाद ने क्या किसी ने भी नहीं सोचा था। कहीं जाके कौन ऐसी हरकत करता है जो आप वहाँ मुसलसल किए जा रहे थे? घर आते ही हयाम फट पड़ी। इसको गुस्सा ही बहुत आया था। आगे पीछे वो कुछ बोलने वाले का रवादार नहीं होता था और सेमिनार में बार बार इसका हाथ पकड़ लेता। सब शौहर टक्का सा जवाब मिला, जिस पर वो इसको मजीद तप चढ़ी। इस नादिया को बार बार दिखाने का क्या मकसद था आपका? आप जानते भी है कि वो कल को क्या तमाशा बनाएगी पूरी यूनिवर्सिटी में। इसे वो लम्हा याद आया जब जहांगीर इसका हाथ पकड़े लबों के करीब ले जाता था। तुम्हें मेरे हाथ पकड़ने से मसला है या नादिया के देखने से? अब वो बराह रास्त इसके सामने आता संजीदगी से पूछने लगा। अब भी वो कहीं से भी थोड़ी देर पहले वाला जहांगीर नहीं लग रहा था। दोनों से वो बेसाख्ता कह उठी, मेरा मतलब है कि ऐसे पब्लिक प्लेस में तो नहीं ना हाथ पकड़ते, सब क्या सोचेंगे जब किसी को मालूम ही नहीं हमारा। इसकी घूरती आंखों को महसूस करते वो जल्दी से सफाइयाँ बयान करने लगी। अब वो इसको क्या बताती जो हरकतें वो नॉर्मल अंदाज में नॉर्मल रह के कर रहा था। इसकी धड़कनों ने क्या उधम मचाया हुआ था। वो सांस रोके बैठी ही थी वहाँ। अभी कोई मसला नहीं, अगर मैं हाथ पकड़ लूँ तो। वो पल में बदला था कि वह हयाम बेइख्तियार में ना कह गई, जिस पर है जहांगीर इसका हाथ थाम के अपनी करीब किया। मसला है तो बताओ। इसके हाथों को थामती बराह रास्त आंखों में देखते लबों से लगाते पूछा। वो क्या जवाब देती? इसका सांस फिर रुक गया। अचानक इसकी हरकत पर शायद इसके सिल चीख पड़े थे। प्यार के मामले में पल में हीरो पल में विलन का रोल प्ले करता था इसके सामने। बताओ, इसको मजीद करीब करते सरगोशी से पूछा तो हल्के से नफ़ी में सर हिला गई। इसके सर झुकाने पर वो मतबस्सम हुआ और इसके हाथों को अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया। गुड गर्ल, मतबस्सम होठ लबों से कहता उसका गाल थपथपाता वहाँ से फ्रेश होने चला गया। इसको सख्ती में छोड़े। इसके जाने के बाद इसने रुकी सांस बहाल किया और जहांगीर को सलवती सुनाने लगी। गुड गर्ल, ऐसे कह रहे हैं जैसे 2 साल की बच्ची हो। वो बात के बंद दरवाजे को घूरती किचन में चली गई। करने गए थे इससे तगाफिल का हम गिला, ये एक ही निगाह के बस खाक हो गए। सो नॉवल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर